ग्लोबल पॉलिटिक्स बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फोर्थ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। एक नज़र हम पहले अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं और सिलेबस में टोटल आप सभी के 3 यूनिट्स दिए गए हैं और एक यूनिट के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स दिया गया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा वो है वैश्वीकरण के कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसके अंदर आपको डेफिनेशन पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन के, इसके डायमेंशन पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ना है और साथ ही आपको ये बताना है कि वैश्वीकरण के दौर में ग्लोबलाइजेशन के अंदर किस तरीके से IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वर्ल्ड बैंक और WTO की क्या कंट्रीब्यूशन है ग्लोबलाइजेशन को और प्रमोट करने में। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर जो है हमारा वो है वैश्वीकरण के कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन के ऊपर। फिफ्थ यूनिट जो है हमारा वो है NGO और सोशल मूवमेंट के ऊपर। तो ये हमारा स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर और पांचों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो है सेकंड यूनिट जिसमें भी 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर है, जैसे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेकर। एंड इसके बाद जो सेकंड है वो है परमाणु हथियारों का प्रसार, जैसे कि 1967 में जो NPT हुआ था उसके बारे में है। तो NPT के ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है वो है आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर। एंड फोर्थ है इमिग्रेशन यानी प्रवासन, एक देश को छोड़कर जब हम दूसरे देश में चले जाते हैं अब उसके क्या रीजन होते हैं, यही हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में जो सेकंड यूनिट के अंदर है। और जो फिफ्थ चैप्टर है वो है मानव सुरक्षा यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इसके क्या क्या रीजन है और ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर कौन कौन से थ्रेट्स यानी कि कौन कौन से चैलेंजेस है, ये हो गया। एंड जो थर्ड यूनिट है हमारा वो है वैश्विक परिवर्तन, यानी कि आज इस रिसोर्सेज और पावर स्ट्रगल में किस तरीके से दुनिया भर में चेंजेस आ रही है। तो ये हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स हैं जिसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स दिए गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे सिलेबस में से आपके सभी चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में आने वाला होगा। अब हम समझते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण पर वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों की चर्चा की थी, यानी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलिए हम इस क्वेश्चन में समझते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है और इसके बाद हमें देखना है कि वैश्वीकरण के अल्टरनेटिव सोर्सेस और कौन कौन से हैं इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं की चर्चा करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी कि वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ इस तरीके की लेन देन करती है कि गुड्स एंड सर्विस का लेन देन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरफेयर के हो सके। इजली वर्ड में बताऊं तो एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री के पास है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज वो इस कंट्री को देगी, और जो इस कंट्री के पास है वो इस कंट्री को देगी। इसी के लेन देन की वजह से बिना किसी रोक टोक के ये हो पाता है। और यही रीज़न है कि आज दुनिया भर के अंदर एक कंट्री का माल किसी और कंट्री में देखने को मिलता है। तो जब एक देश आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक रूप से किसी और कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाता है और बिना किसी इंटरफेयर के गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करता है, एक्सचेंज करता है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब हम इंट्रोडक्शन को पहले समझते हैं। तो संपूर्ण विश्व जो है इस टाइम, पूरा विश्व जो है वो एक बाजार बन चुका है, क्योंकि एक देश का जो माल है वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जैसे कि हम जर्मनी में जाते हैं या फ्रांस में जाते हैं या ब्रिटेन में जाते हैं, हम किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाए वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वेस्टर्न फूड ही मिलेंगे, आपको वहाँ पे इंडियन फूड्स भी मिल जाएंगे। अगर हम और भी किसी वर्ल्ड में जाते हैं या हम इंडिया ही में देखते हैं, हमें चाइनीज़ माल भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक मार्केट बना दिया है जहाँ पे पूरी दुनिया को देखने में ऐसा लगेगा कि वहाँ की कल्चर तो हमारे देश के अंदर भी है और हमारे देश की कल्चर आज कहीं ना कहीं वहाँ पे भी है। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में भी जाते हैं तो वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी कल्चर्स, खान पान, रहन सहन सभी तरीके को लेकर जाते हैं। तो इस वजह से पूरा दुनिया एक मार्केट या वर्ल्ड मार्केट बन चुका है। विश्व अर्थव्यवस्था जो है उसमें खुलापन आ गया है। ये खुलापन का मतलब ये होता है कि एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी, डैट मीन्स कोई भी कंपनी आती है दूसरे देश की, जिसको हम MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उन कंपनियों को ये अपने देश के अंदर आने देते हैं। इससे क्या होता है कि खुलापन आता है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ इंटीग्रेट हो जाना, जुड़ जाना, और उनका मतलब कि आप कह सकते हो कि खुलापन आ जाना। अगर मैं इंडिया की पहले बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए,
देन आपको समझ में आएगा। इंडिया के अंदर खुलापन स्टार्टिंग से नहीं था मेरे दोस्त। 1991 से पहले इंडिया के अंदर जो पॉलिसी चली आ रही थी, उस पॉलिसी के तहत हमने सोशलिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एम्फसाइज या जोर दे रखा था। सोशलिज्म का मतलब ही होता है समाजवाद, जहाँ की ज़्यादातर जो यानी कि जो पॉलिसी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या डिफेंस का, हेल्थ का, एजुकेशन का, इंडस्ट्री, बैंक, ये सब कुछ ज़्यादातर जो होती है दोस्त वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, कौन सा माल बिकेगा, कितना मतलब कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सी इंडस्ट्री खोलनी है, ये सब कुछ एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन देखा जाए तो भारत का ये जो पॉलिसी था बहुत दिक्कत दे रहा था हमें, और 1991 में हमारी मतलब कि बहुत गरीबी सी आ गई थी, और हमें अपना सोना भी IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हमें अपना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। उस टाइम भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने एक नई पॉलिसी लेकर आए और उस पॉलिसी का नाम था LPG, लिबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमने क्या किया, उदारीपन लेकर आए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और फाइनली भारत की जो पॉलिसी हुई 1991 में वो चेंज हो गई। 1991 से पहले किसी भी इंडस्ट्री को भारत में खोलने के लिए भारत की सरकार से पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता था, और उस लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर कोई भी अपना व्यापार या एक कंपनी खोल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो खुलापन है वो 1991 के बाद आया, जब हमने LPG का सिस्टम अपनाया। LPG का मतलब क्या हुआ, लिबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। या आप इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत कह देना, जो हम है ना, जो हम गैस बनाते हैं भाई खाना, वो वाला गैस नहीं है ये। LPG है ये, जिससे हमारी जो इकोनॉमी उसको बूम अप मिला, और इकोनॉमी का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो डे बाई डे इंक्रीज होते चले गए। और अगर देखा जाए तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्भरता होती है वो कहीं ना कहीं घट जाती है इससे, और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है इसमें आत्मनिर्भरता। हम इसमें ये कहेंगे कि एक देश से टोटली रूप से अपने ऊपर खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, देख लीजिए आप, इंडिया अपनी ज़रूरतों का लगभग 80% जो तेल होता है वो भारत बाहर से मंगाता है। देख लो जैसे कि ये रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, मिडिल ईस्ट जैसे इराक, ईरान, सीरिया, ये सारे कंट्रीज हो गए। यानी कि ईरान से हमारा ज़्यादातर तेल आता है, फिर भी अगर कहें हम तो हमारा रसिया से भी तेल आता है। तो हम अपने नीड का जो हमारा तेल वो बाहर से आ रहा था, हम यहीं कहीं ना कहीं हम बाहर के देशों पे डिपेंड हो गए हैं। हम अपने डिफेंस के सामानों के लिए भी हम रसिया पे डिपेंड हैं। तो आज एक देश चाहे वो किसी भी चीज़ों के लिए किसी दूसरे देश पे जरूर डिपेंड हुआ होगा, और आज इस टाइम भी वो डिपेंड है। कोई भी देश ये कह दे कि मैं दुनिया की किसी और देश से मतलब नहीं रखूँगा, मैं अपना अलग रहूँगा, जैसे कुछ समय पहले नॉर्थ कोरिया के जो पागल शासक उसने कहा था, किंग जोन ने, लेकिन क्या वो रह पाया? दूर नहीं रह पाया। ऐसा इम्पॉसिबल है आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। अभी हम पढ़ेंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन की आखिर शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, देखिए पहले हम ये समझते हैं वैश्वीकरण यानी कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है इसका अर्थ एंड परिभाषा, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग एंड इसकी जो डेफिनेशन है, पहले ये देखते हैं। एग्जाम के अंदर पहले आप इंट्रोडक्शन जब लिख दोगे, देन आपको इसकी मीनिंग व डेफिनेशन देनी होती है। मीनिंग का मतलब होता है जो इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है, और परिभाषा यानी कि डेफिनेशन का मतलब होता है जो जितने भी थिंकर्स हैं उनके द्वारा जो व्यूज़, उनके जो थॉट्स दिए गए हैं उनको बताना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीनिंग और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए देखिए, भौगोलिक सीमाओं का ना होना और भौगोलिक दूरियां समाप्त हो जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो जो वैश्वीकरण है इसका अर्थ ही ये हुआ, द अब्सेंस ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड द एंड ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस। यानी कि जो एक कंट्री है, एक कंट्री के अलग दूसरे उसके बगल में जो कंट्री है, उस कंट्री के साथ इतना तगड़ा जुड़ाव हो जाता है कि जो बाउंड्री बेस लगती तो देखने में है कि बाउंड्री, चाहे मैकमोहन हम लाइन कह सकते हैं कि हमारे चाइना के बीच में लाइन है, लेकिन फिर भी जो वहाँ की जो कल्चर्स है, वहाँ की जो फास्ट फूड है, वहाँ की जो रहन सहन है, कहीं ना कहीं वो चाइना या हमारे आस पड़ोस के जो कंट्री है वो हमारे देश में या हमारे कल्चर उनके देश में देखने को 100% मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है अब ये बिल्कुल इनविजिबल सा हो चुका है, और ये बिल्कुल ही मतलब कैसे होता है कि समाप्त होता जा रहा है। किसके वजह से? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सेकंड पॉइंट है, सीमाओं के बाहर जाकर राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थापित करना
ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं आ पाता तो इतनी बड़ी संख्या में आज लोगों का जो जुड़ाव हुआ पाया है वो जुड़ाव नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि जुड़ाव अभी हुआ है, ये जुड़ाव तो बहुत पहले से ही था, लेकिन आज जिस तरीके से एक देश दूसरे देश पर डिपेंड हो चुका है, ये आज पहली बार अच्छा देखने को मिल रहा है इस मॉडर्न टाइम में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आप कह सकते हो कि 1991 के बाद से, क्योंकि 1991 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर सोशलिज्म हार गया था, क्योंकि यूएसएसआर जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था और यूएसए जीत चुका था। और यूएसए के जीतने के बाद कैपिटलिज्म की जो पॉलिसी है वो जीत गया। और इस तरीके से कह सकते हैं कैपिटलिज्म के जीतने के बाद दुनिया भर के देशों ने जो भी कंट्री, जैसे कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री हो गए, अगर भारत की बात करें तो भारत की जो पॉलिसी हुआ करती थी वो सोशलिज्म की ज़्यादा हुआ करती थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पॉलिसी को ज़्यादा माना करते थे। यूएसएसआर के साथ काफ़ी गहरे हमारे रिलेशन भी रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे यूएसएसआर टूटा तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें अपने पॉलिसी चेंज नहीं की तो हमारी बर्बादी की घड़ी आ जाएगी। और ये बात बहुत समय पहले 1978 में चाइना भी समझ चुका था। चाइना ने तो क्या किया, इसकी भी पॉलिसी कम्युनिस्ट कंट्री है, ये सोशलिस्ट पॉलिसी है, लेकिन इसने क्या किया 1978 के अंदर ओपन डोर पॉलिसी लेके आ गया। ओपन डोर पॉलिसी में आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ओवरव्यू पता चल जाए कि चाइना ने ऐसा क्या सुधार कर लिया जो कि हमने 1991 में किया। चाइना ने 1970s के डिकेड में ही कर लिया था। इसने क्या किया ओपन डोर पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट शासन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी बाहरी कंट्री की कंपनी आ नहीं सकती, कोई इंडस्ट्री खुल नहीं सकती विदाउट परमिशन गवर्नमेंट के। तो अब चाइना ने क्या किया, माओ से जो तुंग है वहाँ का जो नेता था जिसने ये सोशलिज्म लेकर आया था वो 1976 में मर गया। अब उसके बाद यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी आई डाउन सांगपिंग के द्वारा, और उसके बाद चाई एन लाई हो गए हैं ना, इन सब के द्वारा मिलकर क्या हुआ कि इन्होंने दुनिया भर के देशों को ये कहा कि हमारे देश में आओ और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, पैसा इन्वेस्ट करो। अब इससे वहाँ के चीन के देशों को जो लोग हैं उनके रोजगार मिलना स्टार्ट हुआ और चाइनीज गवर्नमेंट को हैवी टैक्स मिलना स्टार्ट हुआ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है सेज, डेट मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ के दुनिया भर के कंपनी के लोग आएंगे और इस एरिया के अंदर अपने इंडस्ट्री को लगाएंगे, इसको कहा जाता है सेज। और चाइना ने यही किया। तो देखते देखते चाइना की इकोनॉमिक बूम अप हुई और यही चीज़ हमने 1991 में किया जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब ये टूट गया। इसके बाद ही हमने अपनी पॉलिसीज़ को अंदर चेंज किया। अभी हमने क्लियर है। तो अभी हम पहले ये समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है, बिल्कुल एक वर्ड टू वर्ड समझते हैं। देखिए हुआ क्या दोस्त, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। वैश्वी मतलब विश्व का जुड़ना, भूमंडली मतलब भूमि का जुड़ना। और हुआ ही क्या है, आज एक देश दूसरे देश के साथ इस तरह के जुड़ गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी घटना घट जाती है तो इसका इम्पैक्ट किसी दूसरे देश पे ही पड़ता है। आज अगर हम इस टाइम की बात करें कोरोना महामारी की, तो कोरोना कैसे हुआ, मान लो कि चाइना से निकल कर आया, हम सपोज दैट अभी बहुत सारे इसके रिसोर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और अभी निकल कर आने बाकी है। बाकी चाइना कुछ भी कहे, फादर ऑफ कोरोना चाइना ही है। देखिए चाइना में ये हुआ तो चाइनीज के अंदर जो लोग रहा करते थे, अब वो लोग दुनिया भर के लोग यहाँ पे रहते हैं और ये लोग क्या किए, यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट से गए और तमाम देशों में अपने देश में गए और जहाँ जहाँ पे भी गए ये इस बीमारी को साथ लेके चले गए। तो इसी से क्या हुआ, बीमारी फैलती चली गई। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है जिसके वजह से एक देश की जो भी बीमारी हो या जो भी इन्फ्लुएंजा हो या कुछ भी जो इस देश में घट रही है वो आस पड़ोस के देशों में जरूर घटती है वो, और इसी वजह से पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया। तो ग्लोबलाइजेशन जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं, ये वर्ड सबसे पहले जॉन नैस्विर के द्वारा यूज किया गया था। इसने अपनी बुक में इस वर्ड को यूज किया था ग्लोबलाइजेशन को। लेकिन इसके बाद मैल्कॉम वाटर्स के द्वारा ग्लोबलाइजेशन एक बुक लिखी गई थी, कब 1998 के अंदर। इसने सबसे पहले यानी कि अपनी बुक के अंदर ही ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दिया। जॉन नैस्विर ने अपनी बुक में इस वर्ड का नाम यूज किया एंड मैल्कॉम वाटर्स ने ग्लोबलाइजेशन 1998 अपनी बुक के अंदर इसको डिफाइन किया और इसकी फीचर्स वगैरह को बताया। अगर हम ग्लोबलाइजेशन को देखें या वैश्वीकरण को, तो इसका हम वर्ड को तोड़े तो देखो विश्व प्लस एकीकरण, यानी कि विश्व का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग देश, यानी कि वर्ल्ड मतलब डिफरेंट कंट्रीज ऑन दी अर्थ। एंड एकीकरण की जब हम बात करते हैं तो आपसी सहयोग, हम पूरे वर्ड को तोड़ के देख रहे हैं इस टाइम। तो विश्व का मतलब होता है यहाँ पे पृथ्वी पे, अर्थ पे जितने भी कंट्रीज हैं, अलग अलग जितने भी कंट्रीज हैं उनका मतलब होता है विश्व से। और एकीकरण का मतलब होता है जो भी कंट्री वर्ल्ड में जितने भी विश्व में हैं वो सभी क्या करें, आपसी सहयोग करें, यानी कि म्यूचुअल सपोर्ट करें या म्यूचुअल कोऑपरेशन भी कह सकते हो आप इसको। क्लियर है।
तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब भी ये हुआ कि धरती पे जितने भी अलग अलग देश हैं वो आपस में एक दूसरे की सहयोग करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन रखे, है ना, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, पॉलिटिकल सेक्टर में, कल्चरल सेक्टर में, और एक दूसरे की सहयोग करें। अब ये सहयोग किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो ट्रेड करके हो सकता है ना, एंड इस ट्रेड के अंदर करेंसी एक्सचेंज होती है, वहाँ का गुड्स किसी और कंट्री में जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके, कैपिटल को एक्सचेंज करके, एंड टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आज पॉसिबल हो पाया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्वीकरण की परिभाषाएं। मैंने आपको बताया था कि मीनिंग हमने समझ लिया, जब हम डेफिनेशन को समझेंगे तो यहाँ पे थिंकर के व्यूज़ आएंगे। अब थिंकर के थॉट्स के बारे में बताना है हमें। अब यहाँ पे कम से कम आप 3 से 4 थिंकर्स के नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको एज इट इज़ लिखना होता है। याद रहे, जिस भी चीज़ों को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं उन बातों को हमें एग्जाम के अंदर एज इट इज सेम लिखना होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ तो समझ में आ ही रहा है आप सभी को। चलिए, तो यहाँ पे कौन है? सबसे पहले प्रोफेसर एस.के. दुबे है। इनका क्या कहना है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं आती है जो मानव कल्याण से रिलेटेड हो। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है जो कि ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्लियर है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मनुष्य का, मानव का कल्याण हो सके। ये किसका कहना है? ये कहना है प्रोफेसर एस.के. दुबे जी का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोफेसर के मंसवी के अनुसार। इनका क्या कहना है कि उदारीकरण आर्थिक विकास। पहला क्या है? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? यानी कि भाई लिबरटाइजेशन, दरवाजे खोलना, अपने ओपन डोर करना, ताकि दुनिया के देश की कंपनी हमारे देश के अंदर आ सके और कंपनी खोलकर हमारे देश के अंदर लोगों को रोजगार दे, प्लस देश की सरकार को भी इससे टैक्स मिलता है, एमएनसी वगैरह आती है। तो तभी मोदी जब कभी देश में जाते हैं, विदेश में घूमने, या हमें लगता है घूमने जा रहे हैं, एक्चुअली में दोस्तों वो एफडीआई के लिए जाते हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी दूसरे देश की कंपनी या देश जब हमारे देश के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ही एफडीआई कहा जाता है। तो अब वो एफडीआई के लिए जाते हैं ताकि वो हमारे देश के अंदर जितनी ज़्यादा भारी कंपनी आएगी उससे हमारे देश को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, हम इसको भी अभी चर्चा करेंगे इसके नेगेटिव वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, इनका क्या कहना है? उदारीकरण आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी कि जो मंसवी जी है इन्होंने ये कह दिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर एक यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों का ही मिक्सअप रूप जो होता है उसको ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा हो और उस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन भी हो। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ हो, ना कि ज़्यादातर कंपनियाँ, मैक्सिमम जो कंपनी इंडस्ट्री वगैरह है ये सब गवर्नमेंट के पास ना होकर मिनिमम गवर्नमेंट के पास हो और जो मैक्सिमम है वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो। ठीक है, तो लिबरटाइजेशन इज द ग्लोबल प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहा गया है किसके द्वारा? राघवन के द्वारा। इनके द्वारा क्या कहा गया कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान जब विश्व के एक वैचारिक मंच पर होता है उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज इंडिकेट when the world's social, economic, educational, cultural and human problems are solved on the one ideological platform of the world। यानी कि जब हम कह सकते हैं जब ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज जो भी घटनाएं घटती है तो पूरी दुनिया के देश एक ही जगह पे आके पहले मतलब बैठते हैं, तब जाके उसका डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक देश में जो भी घटना घट रही है वो दूसरे पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो इन्वायरमेंट का कोई इशू लेते हैं, और इन्वायरमेंट का जब भी कोई इशू होता है देखते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन सभी कंट्री के मेंबर आके एक जगह पे बैठते हैं पहले, देन उस पर डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या करना है। तो इसलिए जब भी ऐसा मंच, जब इन सभी इश्यूज़ के ऊपर एक साथ बैठा जा सके और उस पर डिस्कशन किया जा सके, जैसे और ये मंच आज इस टाइम यूएनओ प्रोवाइड करवाता है दुनिया के देशों को। नेक्स्ट हमारे पास है राजकुमारी शर्मा जी के अनुसार। इनका क्या कहना है कि वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता एवं मानव कल्याण के लिए किए गए जितने भी प्रयास हैं वो सभी वैश्वीकरण की परिधि में आती है। यानी कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल रूप से जो आज डेवलपमेंट किया गया है, इकोनॉमिक रूप से जो इक्वालिटी की बात की गई है और जो ह्यूमन वेलफेयर किया गया है, ये सभी के सभी ग्लोबलाइजेशन की सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दीपक नैयर के अनुसार। देखिए, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर
तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहा जाता है। मान लो कि ये एक देश है और इस देश की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो भी उत्पादन होता है, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जो बनाया जाता है, वो इसी देश में बनाया जा रहा हो। लेकिन ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जब इस देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ, है ना, यानी कि राजनीतिक सीमाओं के बाहर, अपनी इस बॉर्डर के बाहर, ये जो मान लो ये देश का बॉर्डर है और इस देश के बॉर्डर के बाहर इस देश की गवर्नमेंट इस देश के अंदर जाके इस वाले बॉर्डर के साथ जाके संबंध बनाती है, दैट मीन्स इस गवर्नमेंट के जाके गवर्नमेंट से रिलेशन बनाती है, तो इसको ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ये कहना है दीपक नेयर का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज का ही एक्सपेंशन है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इस देश के जो प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो इस देश की वो इस देश में होगी। जैसे कि चाइना क्या करता है, अपने देश को किसी और देश में भेजता है, तो वहाँ पे भी उसकी वो सप्लाई होती है, एंड उसको वहाँ पे भी मार्केट में बिकती है, तो यही किया जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। एंड गिडेंस के अनुसार इसका क्या कहना है कि विभिन्न लोगों द्वारा, है ना, विभिन्न लोगों और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में बढ़ती हुई जो डिपेंडेंसी है, इसको ही वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और आज जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन आप उसको लर्न कर लेना ताकि आपको याद भी रहे। गिडेंस ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आज दुनिया में एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इस तरीके से डिपेंड हो चुका है, तभी इसको ही हमने वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहा है। ग्लोबलाइजेशन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, यानी कि वैश्वीकरण वैकल्पिक दृष्टिकोण, यानी कि दोस्त वैश्वीकरण का एक अलग सा एक सिद्धांत बन के आया जो हमें अब ये बताएगा कि वैश्वीकरण के रूप में हमें एक और तरीका है जो हमें वो अपनाना चाहिए। अब दोस्त ये क्या तरीका, चलिए पहले हम ये समझते हैं। देखिए, मुक्त व्यापार नीतियाँ, सामाजिक सेवाओं के बढ़ते निजीकरण ने पूंजीपतियों के लिए धन इकट्ठा करने का एक सुविधा प्रदान कर दिया है। यानी कि दोस्त जो फ्री ट्रेड पॉलिसीज बनाई जाती है, उस ट्रेड पॉलिसी के द्वारा, क्योंकि वो फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का उस पर इंटरफेयर होता नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाती नहीं है, इसी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो जो धन है, पैसा है, कैपिटल या दोस्त रिसोर्सेज कह सकते हो, अपने पास वो इस तरीके से गैदर या इकट्ठा कर लेते हैं, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि फ्री ट्रेड पॉलिसी है, सरकार को रेस्ट्रिक्शन लगाती नहीं है ना। ऐसा नहीं कि भाई रिसोर्सेज को एलोकेशन करें, एक जने पे इकट्ठा ना हो, ऐसा भी कुछ पॉलिसीज लाए, लेकिन इकट्ठा हो ही जाता है, अमीर अमीर बनता और गरीब गरीब बनता चला जाता है। अभी कुछ ये कमियां गिना रहे हैं, पहले अल्टरनेटिव अप्रोचेस वाले हैं, देन ये अपना अल्टरनेटिव तरीका जो है वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं ये कि ग्लोबलाइजेशन का एक नया तरीका आ गया जिसका नाम था नव उदारवादी वैश्वीकरण, जो पूंजीवाद का ही एक एडवांस लेवल है। तो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन विच इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसमें क्या होता है, एक इंसान या एक देश कह सकते हो कि अपने ट्रेड एक्टिविटी में इतना ज़्यादा मतलब दोस्ती वो मगन हो जाता है कि दूसरे देश के ऊपर हावी हो जाता है, चाहे वो उसको गुलाम बनाने में या उसके रिसोर्सेज को मिसयूज करने में। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर प्रमुख क्षेत्र पर हावी हो जाना, यानी कि डोमिनेंस अपना कर लेना है कि एक देश का दूसरे कंट्री में जो डोमिनेंस हो जाता है, प्रभुत्व जमाया जाता है। कि जो समर्थक है उनका क्या कहना है, देखिए, शक्ति व संपादन को समाज के एक छोटे वर्ग को हड़पने की जो अनुमति दे दी गई है, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि तो देश के जो ज़्यादातर दोस्त जो रिसोर्सेज है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो दोस्त दुनिया भर, मान लो दुनिया भर में 100% रिसोर्सेज हैं, है ना, और 100% ही दोस्तों लोग भी हैं दुनिया के अंदर, ये तो हमें पता ही है। तो 100% लोगों का दुनिया भर के 90% रिसोर्सेज पे कब्जा है, यानी कि 10% लोगों का 90% रिसोर्सेज पे कब्जा है। तो दोस्त इनकी तो मौज में होगी हैं, क्यों? क्योंकि दोस्त सिर्फ 10% लोग हैं जो कि 90% रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। अब बच गए दोस्त 10% रिसोर्सेज, बच गए 10% रिसोर्सेज, और इन 10% रिसोर्सेज का यूज बचे हुए 90% लोग कर रहे हैं। अब दोबारा दोस्तों खुद से सोचो, जब 90% लोग 10% में कैसे गुजारा अपना कर लेंगे, तो गरीबी, महामारी, लाचारी, चोरी, डकैती दोस्त होनी ही होनी है, क्योंकि 90% रिसोर्सेज का यूज तो सिर्फ 10% लोग कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि अमीर लोग कुछ गिने चुने ही हैं जो पूरे इस ब्रह्मांड के रिसोर्सेज पे दोस्त अपना कब्जा बना कर रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बताते हैं ये जो ऑल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन के जो लोग हैं समर्थक, अब इन्होंने पॉइंट बताया कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए
जो अब तक जो ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन चला आ रहा था, वैश्वीकरण, परंपरागत जो वैश्वीकरण चला रहा था, हम उसको ख़त्म करके एक नया तरीका इन्होंने सुझाया। अब वो नए तरीके जो है अब इनको ये पॉइंट्स में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, हमें अपनी लोकल इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए, ताकि हमें अपने ही देश के अंदर जो भी ट्रेड करें हम वो करें। हमें एक लास्ट ऑप्शन हो हमारे पास, ताकि हम कोई बाहर देश से ट्रेड करें। ऐसे हमें लोकल इकोनॉमी को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है, तो जैसे कि महात्मा गांधी का कहना था, कुटीर उद्योग है ना, हथकरघा की वो बात करते थे, एंड वेस्टर्न कल्चर्स पे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दोस्तों उनका बहिष्कार करने की बात करते थे वो, है ना, सेल्फ मेड या मेड इन इंडिया की बात करते थे। तो इस तरीके से लोकल इकोनॉमी को हमें प्रमोट करना चाहिए। ये ऑल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन यानी जो वैकल्पिक वैश्वीकरण के जो थिंकर है उनका ये कहना है। तो पहला पॉइंट आपको बताया होना चाहिए, ये लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात करते हैं, जिससे कि हमें नौबत ही ना आए बाहर जाने की। ठीक है, अगर नौबत आती भी है तो बहुत बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में हम यूज करें बाहर के रिसोर्सेज को, अदरवाइज हम अपने कंट्री लेवल पे ही सब कुछ प्रोड्यूस कर लें। सेकंड पॉइंट है पूंजी और निवेश। हमें अपने ही देश के अंदर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, हमें उनके अंदर दोस्त हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वो काफ़ी प्रमोट हो। और उनका मतलब कि दोस्त एक ऐसा होता है ना कि अगर हम उनको बढ़ावा देंगे तो आगे चल के वही हमारे देश के अंदर रोज़गार देंगे दोस्तों लोगों को। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमें पूंजी और निवेश करके, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट करके हम अपने देश के इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि हमें और किसी और देश पे डिपेंड होना ना पड़े। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास अनुमान व्यवस्था पर नियंत्रण। दोस्त क्या होता है ना, कभी कभार कि कंट्रोलिंग द स्पेकुलेटर्स। देखो कभी कभार क्या होता है कि दोस्त जब भी हमें कोई इन्वेस्ट करना होता है तो हम इस अनुमान पे कर देते हैं कि हम इसका इतना रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, इतना रिटर्न मिल जाएगा, जबकि उतना होता नहीं है। तो हमें इसलिए हमें अपने खर्चों पे, फिजूल खर्चों पे, प्लस हमें उन मूलभूत फंडामेंटल नीड्स पे ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो कैसे जो फंडामेंटल चीज़ें पहले वो फुलफिल हो सके, गरीबी, महामारी, बीमारी दूर हो सके, है ना। तो जो अनुमान है हमारा उस पर हमें कंट्रोल लगाकर मेन फंडामेंटल नीड्स पे ही हमें पहले ध्यान देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में ये इनका ये कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय निगम है, जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, टीएनसी इसको दोस्तों कहा जाता है, और इसको एमएनसी भी कहा जाता है। ये कंपनियां जो हैं, इन कंपनियों पर इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो इनको ये कहा जाए कि यहाँ बैठो, ठीक है, और यहीं बेचो। डैट मीन्स कि जिस कंट्री में ये है उसी कंट्री में रहे और उसी कंट्री में अपने माल को बेचे। ठीक है, तो ये नारा दिया जाता है, यहाँ बैठो यहाँ बेचो, यानी कि यहीं इसी देश में रहो और इसी देश में अपना माल बेचो, ना कि अपने देश का माल किसी और देश में जाके बेचो, और देश में जाके बेचो, इसमें भी बेचो, इसमें भी बेचो, इसमें। इससे क्या होगा दोस्तों, फिर से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा और ये मकर जाल बन जाएगा फिर से। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट का कहा जाता है कि सीमित बाजार पहुँच है। डैट मीन्स कि हमें बाजार में देखते हैं कभी कभार दोस्त, तो मान लो एक ये मार्केट है और इस मार्केट के अंदर जो कंपनी है वो बहुत सारी कंपनी ना होकर दोस्तों कुछ ही एमएनसी है, कुछ एक दो गिनी चुनी दोस्तों, एक या दो कंपनी है बस, और इस पूरे मार्केट के ऊपर इन दो ही कंपनी का कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसी और कंपनी को इस जगह पे लेकर आए, सब्सिडी देकर उनको, है ना, इकोनॉमिकल एड यानी इकोनॉमिकल हेल्प देकर, जिससे कि इन दोनों कंपनियों का ही कब्जा ना रहे, और भी कंपनी आए, यहाँ पे कंपटीशन हो और सभी कंपनियों का बराबरी का दर्जा मिले। ठीक है, तो ये है सीमित जो लिमिटेशन है, इनसे भी इन दोनों का ही कब्जा है, इनको खत्म करके और भी लोगों को यहाँ पे लेकर आया जाए सब्सिडी के द्वारा। ये गवर्नमेंट का ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि जो एमएनसी है, दुनिया भर के देशों से दोस्त म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इन एग्रीमेंट से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हम चीज़ों में बंध जाते हैं और हमें तो ट्रेड करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के दोस्त अपने ही प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है, और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्षों के बावजूद भी आज इस टाइम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से दोस्त दूर नहीं भागा जा सकता। और आज के इस टाइम में बहुत तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस वो बढ़ता जा रहा है, और इसका अपोज भी आज उतना ही किया जा रहा है दोस्त जितना पहले किया जाता था। लेकिन आज दोस्त जैसे कि आज एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड होता चला जा रहा है, इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। क्योंकि दोस्त अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया मान लो दोस्त तेल के लिए आज किसी पे डिपेंड है, हम अपने डिफेंस के लिए हम रसिया पे डिपेंड है ना, यानी कि हमारा ज़्यादातर दोस्त जो युद्ध के लिए या जो सामान आता है, हथियार वगैरह, वो रसिया से ही आता है। तो हमें ये चीज़ अपने ही देश में खुद बनाना चाहिए। हमें कब तक किसी और देश पे डिपेंड होना पड़ेगा, हमें दोस्त खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन ने आज दुनिया को एक साफ चेहरा दिखा दिया है कि अगर किसी और पे डिपेंड रहेंगे हम,
अगर उस देश में खुद क्राइसिस आ जाए, कुछ संकट आ जाए, तो वो आपके देश की जरूरत को कैसे पूरा करेगा। इसलिए हमें अपने घर को पहले मजबूत करना चाहिए, देन तभी हमें किसी और देश या किसी और देश से रिलेशन बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने किस प्रकार राज्य शक्ति को परिवर्तित किया है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसी क्वेश्चन को और में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही आपसे ये गया है कि आज जो स्टेट की पावर है उस पावर को वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा है। और नुकसान इस वे में पहुंचा है कि स्टेट की पावर में कमी आ गई है, यानी कि स्टेट की जो सोवरेटी है, स्टेट की जो संप्रभुता है, पर आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करना है आपको। इस विषय पर राज्य की क्या प्रतिक्रिया रही है ये बताएं, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट पावर, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेट सोवरेटी, हाउ इज द स्टेट रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है और इसका स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिस वजह से स्टेट की सोवरेटी पे खतरा पैदा हुआ है। चलिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। राज्य के कल्याणकारी कार्यों में कटौती हो गई। वैश्वीकरण के कारण जो राज्य के वेलफेयर वर्क है उसमें कटौती हो गई है, यानी कि राज्य अब लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं कर पा रही है। ऐसा कहा है भाई, क्यों नहीं काम कर पा रही है? चलिए आपको इस पॉइंट से समझाता हूँ। दो स्वीडन, कनाडा एंड दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ले लो, आप ब्रिटेन ले लो, इन सभी कंट्रियों के अंदर जो कंपनी है वो आज बन चुकी है मल्टीनेशनल कंपनी। प्लस इन कंट्रियों को आज कह दिया गया है कि ये सभी कंट्री जो है ना, इन कंट्रियों के अंदर वेलफेयर स्टेट का दर्जा मिल गया स्टेट को। क्यों दोस्त? वेलफेयर स्टेट का मतलब ऐसा होता क्या है कि स्टेट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, कल्याणकारी काम करे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रोजगार पे, एनवायरनमेंट पे, सब कुछ पे काम करे, फंडामेंटल नीड्स लेकर उनकी पूरी एडवांस नीड्स सब कुछ पूरी करे। यही एक वेलफेयर स्टेट है। लेकिन आज स्वीडन चाहे यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया, इन सभी स्टेट को आज वेलफेयर स्टेट का नाम दिया गया है? सोचो जरा एक बार, क्योंकि अगर देखा जाए तो एजुकेशन, हेल्थ और लोगों को शेल्टर है, आवास प्रोवाइड करना आज एक बेसिक नीड्स में आता है। यही ना होता है भाई। लेकिन आज हो क्या गया है, आज स्टेट के अंदर यानी कि जो एक राज्य है, दैट मीन्स राज्य मतलब एक देशी है, चाहे ब्रिटेन हो, कनाडा हो, स्वीडन हो, इंडिया हो, कोई सा भी देश हो, उन देशों के अंदर आज वेलफेयर, लोगों को कल्याण करने की जो काम है ना, कल्याण, लोगों का कल्याण करने का जो काम है उसमें कमी आ गई है। आज वो वेलफेयर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सोच जरा एक बार, क्यों नहीं कर पा रहे? आज दोस्त इंटरनेशनल रूप से कुछ भी क्राइसिस आ जाए, मान लो कि आज कंट्री ए है और कंट्री ए के अंदर क्राइसिस आ गया है, पैसे की तंगी आ गई है, तो वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है आईएमएफ के ऊपर। वो आईएमएफ पे जाएगा, वो कर्जा लेगा, है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, विश्व मुद्रा परिषद पे जाएगा, बोलेगा भाई हमें कर्जा दे दो यार, हम डूब चुके हैं यार, वहाँ से आके कर्जा लेगा। अब वो वहाँ पे जाके कर्जा लेगा, है तो वो क्या बोलेगी आईएमएफ बोलेगी ना, तुम हमसे कर्जा तो ले लिए हो और अपने कंट्री में जाके लोगों की बेसिक नीड को पूरा करना, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन, इन सब को पूरा करना। अब ज़्यादा वेलफेयर का काम करोगे ना साला, ऐसे कर्जा में डूब जाओगे। अब वो क्या करेगा राज्य, वो देश क्या करेगा? अब वो देश बोलेगा हाँ नहीं करेंगे। अब वो बेचारा उस देश को कहाँ से खर्च करेगा लोग वेलफेयर पे? अब आईएमएफ क्या कहेगा कि तू ना काम कर, तू पुलिस स्टेट बन जा। पुलिस स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जो अपने लोगों की सिर्फ सुरक्षा करे, बाहरी आक्रमण से कोई देश उस पर अटैक ना करते या उस देश के अंदर कोई उस पर कोई खतरा ना हो, बस वो सुरक्षा करे। बाकी सारा काम वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे, कल्याण होगा नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर कर लेंगे। यहीं से मुसीबत खड़ी होती है कि सरकार पल्ला झाड़ देती है। अब हम क्या करें भाई? यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है प्राइवेटाइजेशन का। हाथ में जब गवर्नमेंट के पास कुछ रहेगा नहीं तो सरकार बोलेगी हमारे पास थोड़ी ना कुछ है, अब तो प्राइवेट ना हाथ में है सब कुछ, तो प्राइवेट लोग मेंबर करेंगे। अब प्राइवेट लोग करेंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले या बिजनेसमैन अंबानी अंडानी वाले करेंगे। अब ये कहाँ से करने लग गए? सोशल वेलफेयर है, ये तो जेब का वेलफेयर करते हैं, अपना जेब भर ले वही बहुत है। ठीक है दोस्त, तो इसलिए सरकार के कार्यों में कटौती आई है। कौन से कार्यों में? वेलफेयर वर्क में, कल्याणकारी कार्यों में। सेकंड पॉइंट क्या है? वैश्वीकरण का राज्यों की प्रभुसत्ता पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये क्वेश्चन है। अब भी यहाँ पे एक वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, वो है ये प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का मतलब होता है दोस्त सोवराइटी। सोवराइटी का मतलब होता है एक कंट्री, मान लो ए है, ये कंट्री अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर
टोटल ही रूप से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री कोई कानून बना रहा हो तो उस कंट्री के अंदर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो उस पर दबाव बनाए कि जैसा हम कहेंगे वैसा कानून बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि उस कंट्री के बाहर आसपास तो 5-6 कंट्री या बड़े बड़े विकसित कंट्री उसको बोले कि जैसा हम कहेंगे वैसा कानून बनाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है, वो कंट्री टोटली इंडिपेंडेंट हो कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट इज नोन एज संप्रभुता, सोवरेनिटी। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या वैश्वीकरण का, अब आपको इसका आंसर बताना है। क्या इस ग्लोबलाइजेशन ने राज्यों की प्रभुसत्ता, इंडिपेंडेंस पे है क्या क्या है, प्रभाव किया है, यानी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है उसका? बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। काहे नहीं प्रभाव पड़ा है? अब देखो जरा, मान लो अमेरिका है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि किसी डेवलप कंट्री एग्जाम्पल लूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। मान लो अमेरिका है, अमेरिका बोलेगा कंट्री बी, इस कंट्री बी के अंदर ना बहुत मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है, इसलिए अमेरिका वहाँ पे जाएगा, अपनी सेनाओं को भेजेगा ताकि वहाँ पे शांति बनाया जा सके, है, क्योंकि एक दूसरे से आपस में देश जुड़े हुए हैं। इस आड़ में वहाँ पे वो जाएगा और उस देश के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करेगा। इससे क्या होगा, उस देश की जो सोवरेनिटी है वो खतरे में आ जाएगी। और आज क्या होता है, अमेरिका 2003 के अंदर इराक पे इस बात को लेकर अटैक कर देता है बिना यूएन के परमिशन के कि वो ना एक घातक हथियार बना रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, दुनिया को खतरा है, उससे अटैक कर दिया। तो दुनिया के दोस्तों तमाम कंट्री में या विकसित कंट्री क्या करते हैं, शांति के नाम पे, गृहयुद्ध के नाम पे, हैं, हम यहाँ के ना हम जाएंगे वहाँ शांति बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे हम दूध बन के जा रहे हैं, और ये जाते हैं इस बात को लेकर, लेकिन वहाँ पे जाके वो उनके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात तो ये। और आज देख लो भाई, अमेरिका अफगानिस्तान में जब पहली बार उस टाइम आया था, आज से 20 साल पहले, जब तालिबान को ख़त्म कर दिया, जब उसका गुस्सा था, आज तालिबान से गया ये तो तालिबान को बर्बाद करके गया है। क्यों दोस्त, 8 लाख लगभग ये बंदूकें, गोले बारूद वहाँ पे छोड़ कर गया है, कई करोड़ डॉलर दोस्त वहाँ पे छोड़ कर गया है। क्यों, तालिबानों के लिए। तालिबान उठाए और बंदूक से सबको पहले मारे इनको, अफगानिस्तानियों को। तो अफगानिस्तान बोलेंगे नहीं यार, जब तक अमेरिका यहाँ पे था ना तब तक तो शांति था, अमेरिका गया तो यहाँ पे सब मार रहे हैं, काट रहे हैं, हैं। तो अमेरिका की बाबाइयों का, हाँ, जब तक अमेरिका था तब तक वो सही था ना, है, अच्छा मीज़ बनाना चाहता है वो, है। दुनिया को ये साला इतना बेवकूफ़ बनाता है ना अमेरिका, उसको ये, उसने इतना सारा बंदूक छोड़ के ही क्यों गया, ताकि तालिबान उठाए सबको मार दे, उठा के पेल पाल दे। संप्रभुता के लिए इस टाइम खतरा क्या है, थ्रेट टू सोवरेनिटी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि राष्ट्र राज्य 20th सेंचुरी के एंड में, 20th सेंचुरी के एंड में दोस्त, यानी कि 1990 का जो डिकेड्स है इसके एंड में आके बात करी जा रही है, वैश्वीकरण के आने से संकटपूर्ण स्थिति में फंस गया है। तो दोस्त संप्रभुता, यानी कि एक देश की जो संप्रभुता, एक देश की जो सोवरेनिटी है वो खतरे में पड़ गई है 1990s के एंड में आके। तो मैं पहले आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ, ऐसा क्यों। आपको दोस्त पता होना चाहिए कि 1991 में ही दुनिया भर के अंदर जो कोल्ड वॉर चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया था, और इससे यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, सोशलिज्म का दोस्त मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कंपनी है, वो सबके सब गवर्नमेंट की कंट्रोल में होगा, यानी कि उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल, यानी कि सरकार का नियंत्रण होगा उसके ऊपर। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया और शीत युद्ध दोस्त खत्म हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर यूएसए जीत गया था, यानी कि अमेरिका जीत गया था। और इस तरीके से जो अमेरिका की आइडियोलॉजी थी वो क्या थी दोस्त, कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। और अमेरिका की पूंजीवाद और यूएसएसआर की समाजवाद। तो समाजवाद दोस्तों हार गई, पूंजीवाद जीत गई। पूंजीवाद क्या था, ठीक समाजवाद के अपोजिट था। यहाँ पे दोस्त गवर्नमेंट के पास ना होकर सब कुछ प्राइवेट हाथ में होगी, प्राइवेट सेक्टर में क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, कंपनी, इंडस्ट्री, सब कुछ प्राइवेट हाथ में होगी दोस्त। यानी कि प्राइवेट मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा है सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल होती है, तो सरकारी स्कूल उसको कहा जाता है जिस पे सरकार का कंट्रोल होता है। वैसे प्राइवेट स्कूल जिसको तो हम आप जैसे लोग बना सकते हैं। तो वैसे ही दोस्त ऐसी पॉलिसी है अमेरिका की कैपिटलिज्म की, है ना, जहाँ पे प्राइवेट लोग खुद अपना काम कर लेंगे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको दोस्त पूंजीवाद कहा जाता है। तो ये दुनिया में जीत गया। तो इसीलिए अब इसके जीत जाने के बाद दोस्त कैपिटलिज्म ये भी कहता है कि दुनिया भर के लोग आपस में व्यापार करेंगे बिना किसी रोक टोक के। और इससे भी दोस्तों एक संगठन बन गया जिसका नाम था WTO। ये दोस्तों बंद तो 1948 में ही गया था, बट WTO का जो नाम है दोस्तों वो 1 जनवरी 1995 को रखा गया था। और 1995 में दोस्त WTO ने दुनिया भर के देशों को रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, ये कह के कि अपने दरवाजे खोलो, दुनिया भर के देशों को आने दो व्यापार करने के लिए, आपके अपने देश के अंदर कंपनी खोलने के लिए।
और दोस्त एक देश को मजबूरन करना पड़ता। और WTO दोस्त, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये तीनों के तीनों संगठन दुनिया भर के अंदर एक देश के ऊपर हावी होने लग गए, उनकी पॉलिसीज़ पे, उनकी ट्रेड पॉलिसी पे। आज दोस्त कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ डायरेक्टली मना नहीं कर सकता कि हम तेरे के साथ व्यापार नहीं करते, जा तू नहीं करेंगे तेरे साथ व्यापार। क्यों? क्योंकि दोस्त जो भी WTO का मेंबर है उसको व्यापार करना ही पड़ेगा। आप जरा खुद सोच के देखो यार कि चाइना के माल का हम बोलते हैं बहिष्कार करें, वो जनता कहती है। देश की गवर्नमेंट ये कभी नहीं कह सकती कि चाइना के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे पूरा। तो WTO के मेंबर के अकॉर्डिंग जो भी मेंबर है वो आपस में बिना रोक टोक के व्यापार करेंगे। WTO दोस्त उसके ऊपर अगर ऐसा नहीं किया जाता तो WTO का जो नियम है उसका उल्लंघन माना जाएगा, और WTO को दोस्त उल्लंघन करने के बाद दुनिया भर के अंदर एक गलत प्रचार जाएगा कि हमने UNO के नियमों को नहीं मान रहे। तो ऐसा अमेरिका, रसिया तो पूरे धज्जा उड़ा देते हैं UNO के नियम की। लेकिन जब कोई डेवलपिंग कंट्रीज या कोई एशियन अफ्रीकन कंट्री ऐसा करेगा तो दोस्त इनकी बदनामी दुनिया भर के अंदर करने लग जाएंगे ये जो परमानेंट मेंबर है UNO के। इसलिए दोस्त इसका ध्यान रखा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? तृतीय विश्व के देश इससे अधिक गंभीरता से महसूस करते हैं। तृतीय विश्व के देश वही है दोस्त, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर अमेरिका आता था, यानी प्रथम विश्व में। सेकंड वर्ल्ड में USSR के ग्रुप आते थे, और थर्ड वर्ल्ड के अंदर दोस्त नेम के कंट्रीज आते थे, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले देश आते थे। इसमें वो कंट्रीज थे जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज थे, और इन कंट्री की दोस्तों जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा जर्जर कमज़ोर थी, जिसमें भारत भी आता है। तो इन कंपनियों के लिए ये हुआ, ये गरीब तो ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो MNCs आते थे, बहुराष्ट्रीय कंपनी देशों से, हमारे दोस्त अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, यहाँ से ये कंपनी आते थे और इस देश के अंदर आके डेवलपिंग कंट्रीज में आके अपनी कंपनियाँ खोलते थे भाई। अब यहाँ पे जो कंपनी लगा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट को दोस्तों हैवी टैक्स तो दे रहे हैं और वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसी का दोस्तों फ़ायदा उठा के ये जो उस देश की पूरी छोटी छोटी कंपनी है जो चल रही है पहले से, उसको ख़त्म कर देते हैं, मार्केट में पूरा अपना पैर फैला लेते हैं, और वहाँ की दोस्त देश की सरकार को भी दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाया जाए जो हम चाहते हैं वैसा। तो दोस्त देश को मजबूरन बनाना पड़ता है, क्योंकि भाई MNC हैवी टैक्स दे रही है और देश की सरकार जो टैक्स की भूखी होती है यार, इसलिए MNCs का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये संप्रभुता एक देश की आज़ादी के लिए खतरा है। अब दोस्तों ट्रेड पॉलिसी आप गवर्नमेंट ना बनाकर एक MNC, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ये देश ये संगठन बना रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री का इन सब पे दोस्तों कब्जा है इस टाइम, अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, फ्रांस वगैरह, इन सब का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? राष्ट्र राज्यों के दायरे से परे सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाते हैं। यानी कि दोस्त अब क्या है कि इसी वजह से दुनिया भर के अंदर सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आता है कि दुनिया भर में आज वैश्वीकरण की वजह से अमीर और गरीब होता जा रहा है। इन्वायरमेंट पे दोस्तों इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही दोस्त दुनिया भर के अंदर एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है जो ये कहता है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने दोस्त कईयों की नौकरी छीन ली है। इसने ही दोस्त अगर देखा जाए तो इसने नौकरी बढ़ाई भी है तो छीनी भी है। अब दोस्त ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, अब वो तो यार बेकार हो गए, इसलिए इसने उनको वस्तुओं के समान बना दिया। मैंने देखोगे तो WTO हो गया एंड IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया दोस्त, पूरी दुनिया भर के अंदर ट्रेड का इनका ही दोस्तों नियम है, और ये अपने आप को दुनिया का बाप समझते हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा और डेवलपिंग कंट्रीज वही करेंगे। तो ये दुनिया भर के कंट्री को लोन देते हैं तो उनको शर्त रख देते हैं भाई। शर्त क्या रखते हैं कि तुम अपने देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को घटा दो। भाई वैल्यू घटेगी तो देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। कभी कभार दोस्तों वैल्यू को घटाना ठीक होता है, बट हद से ज़्यादा ही घटा देना देश उस देश के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है? इसी क्वेश्चन के और में पूछा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में WTO डेट मीन्स विश्व व्यापार संगठन की बदलती प्रकृति की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ WTO इन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? यानी किस तरीके से WTO पॉलिसी बनाता है व्यापार यानी ट्रेड को लेकर, और कैसे देशों पे ये प्रेशराइज करता है कि लिबरल पॉलिसी अपनाया जाए, खुला व्यापार किया जाए। डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमी। तो चलिए हम समझते हैं WTO के बारे में। देखो, विश्व व्यापार संगठन नाम से ही पता चल रहा है जो व्यापार के नियमों को बनाने के लिए बनाया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका काम ही है दुनिया भर के अंदर ऐसे नियम बनाना जिससे कि व्यापार सही से हो सके। मान लो अगर किसी कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट किया है व्यापार यानी कि ट्रेड को लेकर, और बाद में वही कंट्री इस ट्रेड एग्रीमेंट को मानने से मना कर दे, तो उनकी सुनेगा कौन? आके जस्टिस कैसे मिलेगा? तो WTO आएगा और ऐसे कंट्रियों के बीच में जस्टिस करेगा। तो WTO को बनाया ही इसलिए गया था ताकि ट्रेड की पॉलिसीज बना सके, और ऐसे देशों के बीच जिसमें एग्रीमेंट को लेकर कोई भी डिबेट हो जाए, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए,
तो ये उसको सुलझा सके। तो इसका मूल उद्देश्य है दुनिया भर में बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। अब हम पहले बात करते हैं कि WTO बना कब और क्यों इसको बनाया गया था। देखो, WTO को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसलिए बनाया गया क्योंकि दुनिया भर के अंदर काफ़ी कंट्री कमज़ोर हो गए थे, इनकी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई थी। तो WTO को बनाया गया कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ या ऐसे कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, जिनकी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, उनका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए WTO को बनाया गया। और WTO को जब बनाया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1948 में इसकी स्थापना की गई थी गेट के रूप में, GATT। गेट का मतलब होता है शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यानी गेट डिसाइड करता था कि अगर ट्रेड होता है तो किस बेस पे ट्रेड होगा, आखिर टैरिफ कितने लगेगी, यानी कि टैक्सेस कितने लगेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, ये सब डिसाइड किया करता था। तो 1948 में जब ये बना, इसका जो मुख्यालय था वो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में था। इसके बाद इसका नाम चेंज करके 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया। भारत इसका मेंबर है, चाइना भी इसका मेंबर है, दुनिया के तमाम कंट्रीज इसके मेंबर बने हुए हैं और आपस में वो ट्रेड करते हैं। अब हम जानते हैं कि WTO का मेन मकसद क्या है और क्या काम करता है। ये देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं। तो WTO का जो पहला स्ट्रक्चर है वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है। सभी देशों के अंदर जो भी ट्रेड मिनिस्टर यानी कि व्यापारिक मंत्री होते हैं वो सभी WTO के मेंबर होते हैं। और WTO में जो भी अगर मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के अंदर उस देश के ट्रेड मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं ताकि ट्रेड को लेकर पॉलिसीज बनाई जा सके। सेकंड पॉइंट है जनरल काउंसिल, यानी कि जनरल काउंसिल के अंदर जो हर देश का राजदूत होता है वो शामिल होता है और WTO के जो रोजाना के कारोबार होते हैं उनके मैनेजमेंट को देखने का काम करते हैं ये। तो जनरल काउंसिल के अंदर सभी देश के राजदूत शामिल होते हैं और एक देश का राजदूत अलग अलग देशों में पाया जाता है। जैसे कि भारत के राजदूत सभी देशों के अंदर मिल जाएंगे, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद है थर्ड पॉइंट, व्यापार नीति समीक्षा निकाय, यानी कि काउंसिल एंड कमिटीज। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी इसके अंदर मेंबर्स हैं उनकी देखरेख करना कि जो व्यापार की नीति बनाई गई है क्या वो सच में सही है या गलत है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है देशों के ऊपर। तो ये समीक्षा करता है, इसको एवेल्यूएट करता है, देन उसको फाइनली इंप्लीमेंट करने की बात करता है। एंड फोर्थ पॉइंट है विवाद निपटान निकाय, यानी कि दो देशों के बीच अगर किसी भी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको सेटलमेंट भी WTO ही करता है। और फिफ्थ पॉइंट है वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद बनाना, यानी कि सेक्रेटेरिएट बनाना। ये क्या करता है कि वस्तुओं जैसे कि कपड़ा हो गया, एग्रीकल्चर को लेकर या सर्विसेज हो गया, इनके बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो ट्रेड किन बातों को ध्यान में रखते हुए होगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है कोई बिना नियम के हो रहा है, इसलिए ये नियम यानी कि पॉलिसीज भी WTO के द्वारा ही बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के मेन काम क्या होते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, चलिए अब इनके काम की बात करते हैं। फर्स्ट वर्क होता है इसका व्यापार वार्ता, यानी कि व्यापार को लेकर व्यापार कैसे किया जाना चाहिए, दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर एक मीटिंग करना और इसमें टैरिफ शुल्क डिसाइड करना। अगर एक देश से माल दूसरे देश में जा रहा है तो उस पर जो टैरिफ होता है, या टैरिफ मतलब जो इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है, वो मिनिमम हो, ताकि कोई भी देश इस वजह से ना रुक जाए कि टैरिफ ज़्यादा लग रहा है। अगर टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर वो कंट्री ज़्यादा टैक्स ले रहा है तो कैसे होगा। अगर किसी भी कंट्री से सामान हमारे देश में सस्ते में आया है तो सरकार उस पर टैक्स इतना लगा देती है जिससे कि वो सामान महंगा हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल को देख लो, पेट्रोल भारत में कच्चे तेल के रूप में आता है, उसके बाद रिफाइनरी में जाता है, फिर वो जब तक पेट्रोल बनता है उसमें इतना ज़्यादा कॉस्ट लगा दिया जाता है, उसके बाद पेट्रोल 90 रुपये लीटर पहुंच जाता है। वो आता कितने पे? ये 30 या 32 पे पर बैरल पे आता है ये, तो इसलिए बहुत सस्ते में आता है और यहाँ पे आके बहुत महंगा हो जाता है। तो इसलिए व्यापार पे जो वार्ता की जाती है वो WTO के द्वारा ही की जाती है। नवंबर 2001 में दोहा, जो कि कतर में है, WTO के व्यापारिक मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए एक दोहा एजेंडा, जो कि ब्रिकास एजेंडा है, इसके ऊपर समय समय पे बात की जाती है ताकि कोई भी समझौता ना तोड़े और व्यापार में जो भी रेस्ट्रिक्शन आ रही है, जो भी बाधाएं आ रही है, उसको दूर किया जाए। तो ट्रेड को लेकर ये हमेशा से निगरानी रखता आया है। सेकंड पॉइंट में यही बताया गया आपसे, कार्यान्वयन और निगरानी। सबसे पहले ये जो भी पॉलिसीज बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, और ये इम्प्लीमेंट उन सभी देशों पे होता है जो WTO के मेंबर हैं, उन सभी देशों पे ये लागू भी होता है। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि इसको फॉलो करना कंपलसरी है, तभी दुनिया के देश आपसे व्यापार करेंगे। वो देशों को मानना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि IMF हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी वजह से एक देश की जो सॉवरेनिटी है, एक देश की जो डिसीजन लेने की पावर, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गई है। थर्ड पॉइंट क्या है? विवादों का निपटारा। व्यापार संबंधी जो झगड़े होते हैं इनका समाधान WTO के द्वारा ही किया जाता है।
और सुचारू रूप से व्यापार किया जा सके, इसके लिए नियम बनाया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, व्यापार क्षमता का निर्माण करना, यानी कि व्यापार के लिए टेक्नोलॉजी का इस तरीके से विकास करना जैसे कि एक देश के बीच में जो भी बाधाएं आ रही है, अब चाहे वो सी रूट के द्वारा हो या वो वाई एयर हो, अब इसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन देशों से बात करके, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना जिससे कि ट्रेड में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड फिफ्थ पॉइंट है आउटरीच। आउटरीच का मतलब क्या है, देशों के बीच में सहयोग, कोऑपरेशन को प्रमोट करना और देशों के बीच में जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि एनजीओज के द्वारा, अलग सांसदों के द्वारा एंड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गए, मीडिया हो गए, आम जनता हो गए, इन सभी के बीच में WTO की जो भी पॉलिसीज है इन सभी तक पहुंचाना। सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड में जो भी दिक्कत आएगी, जो बाधाएं आएंगे, उनको ये दूर करता है। पूरी दुनिया के जीवन स्तर को प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है ये। और एक कंट्री जो WTO का मेंबर है वो कभी भी दूसरे कंट्री से ट्रेड करने के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि WTO की पॉलिसी यही है कि जो इसके मेंबर है वह बिना किसी रोक टोक के व्यापार करेंगे। और अगर कोई ऐसा मना करता है तो उसकी बदनामी इंटरनेशनल रूप से होती है, क्योंकि वो WTO के नियमों को फॉलो नहीं करता। और उस कंट्री के बारे में दुनिया भर के अंदर ये फैलाई जाती है कि ये कंट्री नियमों को फॉलो नहीं करता है, कोई भी कंट्री इसके साथ व्यापार ना करे, तो इससे कहीं ना कहीं उस कंट्री की इमेज खराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराराष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निगमों से आप क्या अभिप्राय है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर इनकी क्या भूमिका रही है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, व्हाट हैज बीन देयर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। देखो, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ट्रांसनेशनल कंपनीज का मतलब क्या होता है, जिसको TNC कहा जाता है। और TNC से पहले आपको MNC भी समझना होगा। आपने MNC का नाम जरूर सुना होगा। MNC जस्ट एक कंपनी होती है जो किसी एक कंट्री में होती है और एक कंट्री से किसी B कंट्री में जाती है। मान लो मैकडोनाल्ड है, कोको कोला है, ये जस्ट एक विदेशी कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी से, और ये क्या करती है, दूसरे देशों के अंदर जाती है, इसको हम MNC कहते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल का मतलब होता है मल्टी, एक से अधिक देशों में होना, और ट्रांसनेशनल का मतलब होता है ये भी एक से अधिक देशों में होती है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्या करते हैं कि मान लो एक कंट्री की कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, मान लो यूरोप, जर्मनी की या फ्रांस की या इटली, पुर्तगाल, स्पेन की, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, इन सब की कोई एक कंपनी है, ये मान लो भारत में आई है या किसी और डेवलपिंग कंट्रीज या एशिया के या अफ्रीका के या लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में जाके ये अपनी कंपनीज खोलते हैं, तो ये उस कंट्री में जाकर वहाँ की देश के लोगों को रोजगार तो देते हैं और सरकार को ये हैवी टैक्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जस्ट एक FDI के रूप में जाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में जाते हैं, और उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उस देश की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो थोड़ी मजबूत हो। और FDI से सरकार को नो डाउट इससे फायदा होता है, लेकिन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। ये जिस भी देश में आए हैं वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी लेकर जाते हैं, और जिस भी देश के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी खोली है उस कंपनी से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। जाहिर सा बात है कि देश के अंदर रिसोर्सेज भी आता है, बाहरी सामान हमारे देश के अंदर आ पाता है, तो कहीं ना कहीं एक देश को इससे फायदा तो होता है। और नेगेटिव इसका इम्पैक्ट ये पहुंचता है कि MNC हो या TNC हो, ये एक देश की इकोनॉमिक सिस्टम के साथ साथ जो देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको भी काफ़ी इफेक्टेड करते हैं। अब मान लो सरकार यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसीज बनाई जा रही है, तो उस पॉलिसीज में टैक्सेस कम से कम हो और इन विदेशी कंपनियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ये सरकार पे दबाव डालती है कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसीज ना बनाए जिससे कि विदेशी कंपनियां बदनाम हो, यानी कि इन कंपनियों पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, इसलिए सरकार पे दबाव डालती है। और जिस दिन से ऐसा होने लग जाए कि एक चुनी हुई सरकार पर ये MNC या TNC जो विदेशी कंपनी है ये दबाव डालकर पॉलिसी में चेंजेस करवाने लग जाए, तो देश की सोवरेनिटी पे खतरा होने लग जाता है। क्योंकि एक दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी और ये भारत की भाग्य विधाता बन बैठी। सेम इसी तरीके से विदेशी कंपनियां भी करती है, स्टेट यानी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाती है, इसलिए इनकी आलोचना भी की जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है कि MNC और TNC में क्या डिफरेंस है। देखो, जो MNC होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, इनका एक अपना ही होम स्टेट होता है, जिस स्टेट के या जिस देश के अंदर इनका मेन ब्रांच होता है, और उसी ब्रांच से इनके सब ब्रांचेस बनते हैं अलग अलग देशों के अंदर जाकर। बट जो TNCs होते हैं ये ट्रांसलेशन कंपनीज होते हैं, इनका कोई अपना सब्सिडरीज नहीं होता, ये जस्ट एक कंपनी के रूप में अलग अलग देशों के अंदर जाके काम कर रहे होते हैं। और MNCs जो होता है इनका एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इनके पास अपना CMS होता है। CMS का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये एक ही जगह पे एक देश से सेंट्रलाइज्ड होता है। अब भारत को गुलाम ब्रिटेन ने बनाया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट एक मोहरा थी, बाकी सारा काम लंदन से भारत का हुआ करता था, यानी कि अंग्रेजों के देश ब्रिटेन से हुआ करता था। ऐसे ही सेम MNC अगर हमारे देश या किसी देश में जाती है तो इनका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उन्हीं देशों से इनको ऑर्डर दिया जाता है और वहीं से ये काम कर रहे होते हैं। अब चाहे जो भी कंपनी हो, ये सब क्या करते हैं, देश में जाते हैं, बट इनका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। लेकिन जो TNCs होती है इनका कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, ये खुद जिस भी देश में जाते हैं उस देश के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं। इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि सभी देशों में जाके फॉलो करना है।
अगर इंडिया में आए तो इंडिया के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे, अगर अफ्रीका में है तो अफ्रीका के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे। सभी देशों के अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग पॉलिसीज होती है। मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है इनके पास अलग अलग बैरियर होता है, ये अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इनका जो CMS होता है वो काम कर रहा होता है। जिस देश की कंपनी होती है, मान लो कोई जर्मनी की कंपनी है या कोई जापानीज कंपनी है, तो वो भारत में आएगी तो वो जापानी और जर्मनी की जो सेंट्रलाइज सर्विस है उसके ही ऑर्डर को फॉलो करेगी। वो ऐसा नहीं कि अपने आप ही कुछ भी वो करने लग जाए। बट जो TNCs होती है ये अपने आप इंटरेस्ट लेती है लोकल मार्केट्स में, और लोकल मार्केट्स के अंदर इंटरेस्ट लेने के बाद इनका अपना ही सिस्टम बनता है। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी और ट्रांसनेशनल कंपनी में डिफरेंस होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है, जिसमें आप सीधे बना कर दे सकते हो। बाकी MNC और TNC में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, यानी कि वैश्वीकरण को डिफाइन करना है और इसके अलग अलग जो आयाम है इसके बारे में बताना है। आयाम का मतलब होता है डायमेंशन, और डायमेंशन को ही प्रकार यानी कि टाइप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वैश्वीकरण के आयाम पूछा जाए या आपसे टाइप्स यानी कि प्रकार पूछा जाए, बोथ आर सेम। इसके बाद और में पूछा गया है आपसे वैश्वीकरण की अवधारणा को परिभाषित करें, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के ऐसे तो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, और टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी आयाम होते हैं। बट इनमें से आपको संस्कृति और तकनीकी आयामों पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे मैं आपको सारे आयाम बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि वैश्वीकरण की डेफिनेशन क्या है और इसके मेन क्या डायमेंशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयाम को ही प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके क्वेश्चन में या तो आयाम पूछा जाए या प्रकार पूछा जाए, बोथ आर सेम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि वैश्वीकरण या इसके आयामों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं वैश्वीकरण के बारे में। देखो, वैश्वीकरण यानी कि विश्व का यानी कि एक देश का किसी दूसरे देशों के साथ बिना रोक टोक के व्यापार करना, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। बट ये जो व्यापार का सिलसिला है, क्या इसकी स्टार्टिंग आज से हुई है या सदियों पुराने चल रही है? तो पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो, जब USSR और USA पूरी दुनिया के अंदर जो दो ग्रुप में दुनिया बटी हुई थी, 1991 में जाकर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो सोवियत संघ टूट गया। और सोवियत संघ की जो आइडियोलॉजी थी समाजवाद की यानी कि सोशलिज्म की, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की, जिसमें सब कुछ स्टेट कंट्रोल हुआ करता था, सब कुछ सरकार के हाथों हुआ करता था, और इस आइडियोलॉजी की हार हुई और अमेरिका की जीत हुई। और जो अमेरिका की आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की। और पूंजीवाद में क्या होता है, सरकार के कंट्रोल में ना होकर प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ होता है, चाहे वो हेल्थ हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, यानी कि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज होती है, बैंक होती है, ये सब प्राइवेट हाथों में होता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर मिनिमम होता है। बट USSR की जो आइडियोलॉजी थी उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर मैक्सिमम था। अगर कोई कंपनी भी खोलनी है तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और जैसे सोवियत संघ टूटा, इस आइडियोलॉजी की हार हुई और अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, ये जीत गई। और कैपिटलिज्म ही ये कहता है कि दुनिया भर के अंदर खुला व्यापार होना चाहिए, यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करे, व्यापार करे, इसी में सबका भला है। और कैपिटलिज्म ने ही वैश्वीकरण को प्रमोट किया, जिसमें यह कहा गया कि दुनिया के सभी देशों को अपने दरवाजे खोल देना चाहिए ताकि एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर सके, जिसको FDI कहा गया। तो वैश्वीकरण का सीधा मतलब होता है कि भौगोलिक सीमाओं यानी कि जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, इसका ना होना। अगर एक देश के अंदर रोक टोक किया जाएगा तो व्यापार नहीं हो पाएगा, और व्यापार नहीं हो पाएगा तो कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है कि खुलापन होना चाहिए, ये फेल हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने 1991 के बाद से दुनिया भर के अंदर खुले व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड की पॉलिसी को प्रमोट किया। जैसे कि भारत ने भी 1991 में ही, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज कर दिया। और भारत की जो पॉलिसी थी वो स्टेट कंट्रोल हुआ करती थी, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें सरकार के हाथों में थी। बट अब इसको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया और भारत ने LPG अपना लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चीजों को सरकारी हाथों से प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। और खुलापन यानी कि कुंडी मत खटखटाओ और सीधे अंदर आओ। यानी कि पहले क्या था कि अगर कोई भारत में आना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब कोई भी लाइसेंस राज नहीं है, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया है। भारत में आ सकता है और कोई भी कंपनी लगा सकता है। तो ये हो गया लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजी हाथों में दे देना, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि भारत ने अपने व्यापार दुनिया के तमाम देशों के साथ करने स्टार्ट कर दिए। अब वो चाहे चाइना हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, तो यहीं से जो वैश्वीकरण है भारत के अंदर भी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का मतलब होता है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का ना होना और भौगोलिक दूरियां कम से कम हो जाना। यानी कि जियोग्राफिकल रूप से जो हम बहुत दूर दूर हैं देश, वो कम हो जाना। कैसे? अगर मान लो कि हमारे देश का सामान अगर उसके देश के अंदर है, अगर उस देश का सामान हमारे अंदर है,
है, तो कहीं ना कहीं अगर उस देश के इंसान हमारे देश में आएंगे तो उनको यही लगेगा कि यार कि हम कहीं दूर नहीं आए हैं, हम अपने ही देश में। क्यों? क्योंकि जब वो नजर घुमा के देखेंगे तो उनका ही देश का सामान हमारे देश में मिलेगा। जैसा चाइनीज माल है भाई, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, और यही आजकल भी हो रहा है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करना, और इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। अलग अलग राष्ट्रों यानी कि देशों, व्यक्तियों, तकनीकों, संस्कृति, इकोनॉमिक, इन सब के बीच में जो व्यापार होता है वो खुले रूप से होता है और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। इसी को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण के जितने भी आयाम हैं उनमें पहला आयाम है आर्थिक आयाम। वैश्वीकरण के प्रकार कह लो या आयाम कह लो, यानी कि पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डायमेंशन। देखो इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। वैश्वीकरण का ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक आयाम है। और ये जो व्यापार का सिलसिला है, क्या इसकी स्टार्टिंग आज से हुई है? आपको लगता है कि वैश्वीकरण आज ही आया है और 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तभी आया है? वैश्वीकरण का जो प्रोसेस है ये सदियों पुराने टाइम से चला आ रहा है। अगर हम भारत की ही बात करें तो इंडिया का व्यापार रोमन एम्पायर से हुआ करता था, जब मिर्च मसाले भारत के रोमन एम्पायर में बिका करते थे और साथ ही यूरोपियन बाजार में बहुत डिमांड हुआ करती थी। तो भारत का व्यापार तो बहुत पुराने टाइम चला आ रहा है और ऐसे दुनिया के सभी लोग भी कहीं ना कहीं लेन देन तो किया करते थे। लेकिन आज का जो वैश्वीकरण है पहले के ग्लोबलाइजेशन से इसलिए अलग है क्योंकि पहले इतनी बड़ी मात्रा में व्यापार नहीं हुआ करता था। व्यापार का जो सिलसिला जो 1991 के बाद से स्टार्ट हुआ है इसी को हमने असली ग्लोबलाइजेशन कहा। बाकी 1945 के अंदर ब्रिटेन के द्वारा जब व्यापार का सिलसिला तेज किया गया, क्योंकि आपको पता है कि WTO 1948 के अंदर बना दिया गया था और WTO को बनाया इसलिए गया था ताकि ट्रेड की पॉलिसीज को बनाया जाए और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ट्रेड किया जाए, जिसका पहला नाम गेट हुआ करता था, GATT। तो गेट का ही नाम चेंज करके 1995 के अंदर WTO कर दिया गया था। चाहे WTO या गेट हो, काम सेम था कि व्यापार के रास्तों को खोलना है। और WTO की तरह IMF और वर्ल्ड बैंक हुए, इन तीनों के द्वारा व्यापार की नीतियों को बनाना स्टार्ट कर दिया गया और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा वैश्वीकरण की प्रोसेस को और तेज, यानी कि तेज गति मिलनी स्टार्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड आज स्टार्ट हुआ है, ट्रेड तो बहुत हजारों सालों पहले से हो रहा है। आज इतनी तेजी से हो रहा है कि हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा होता कि देशों के अंदर ऐसी ऐसी कंपनीज आ गई है, कल्चर चेंजेस होते जा रहे हैं, बहुत पहनावा, खान पान, पूरा ढंग चेंज हो गया है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया है। तो चलिए अब हम समझते हैं आर्थिक आयाम यानी कि इकोनॉमिक डायमेंशंस के बारे में। देखो वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। और इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब होता है बाजार के अंदर निवेश करना, क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना। और दुनिया के सभी देश चाहते थे कि भाई वो विकासशील यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे जाके पैसे का निवेश करे। अब डेवलप कंट्री जहाँ पे सब कुछ है तो वो वहीं पे जाएंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको बड़ा मार्केट मिलता है। तो वहाँ पे जाके वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे यानी कि कंपनीज खोलेंगे, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार तो मिले, साथ ही साथ इस निवेश की कमी को पूरा करने के लिए यहीं से स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का प्रक्रिया। अब हुआ क्या, ये जो विकसित कंट्री है, मान लो डेवलप कंट्री है, अब उनको ये लगा कि हमें जाना डेवलपिंग कंट्रीज में, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और यहाँ पे रिसोर्सेज है नहीं, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ढूंढ निकाला, जिसको कहा गया FDI। और FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब कोई भी कंट्री किसी दूसरे देश के अंदर अपनी कंपनी खोलता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसको FDI कहा जाता है। और जानबूझकर ये कंपनी सरकार के साथ एग्रीमेंट करते हैं ताकि FDI के तहत ये देश के अंदर जाए, क्योंकि उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, सरकार टैक्सेस कम लगाती है और FDI के तहत जो भी कंपनी खुलती है सरकार खुद इसको प्रमोट करती है। और आज मोदी जी कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो FDI को प्रमोट कर रहे होते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया भर के तमाम कंपनीज हमारे देश के अंदर आए, बट हमें वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर ट्रेड करने ही आई थी और उस कंपनी ने ही पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। तो इन कंपनी का नेगेटिव इंपैक्ट भी भारत के ऊपर पड़ता है। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि डेवलप कंट्री ने ही डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोची और यहीं से स्टार्ट होती है FDI का प्रोसेस, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, यानी कि FDI का, ठीक है, यानी कि पैसा सीधे उस देश के अंदर लगाना। और इससे विकासशील देशों को ये लगने लग गया कि उनका विकास होगा इससे, और हुआ भी। देखो FDI किसी भी देश के अंदर जाती है तो वो कंपनी खोलेगी तो उस देश के लोगों को उस कंपनी के अंदर रोजगार मिल जाएगा, तो विकासशील देश को लगा इससे हमारा डेवलप हो सकता है अच्छे तरीके से, हमारे देश के अंदर ऐसी कंपनी आएगी। तो देखते ही देखते 1991 के बाद से भारत और दुनिया के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज जो कि एशिया में है, अफ्रीका में है और लैटिन अमेरिका में है, तो उन कंट्रीज के अंदर ये सारी कंपनियां जाने लग गई और एक एक करके इन देशों का विकास हुआ, नो डाउट। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हुए। वैश्वीकरण की इस पूरी प्रक्रिया ने पूरे विश्व को व्यापार के दायरे में घसीट डाला और अब कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता कि हम भाई उस कंट्री से अपना रिलेशन नहीं बनाएंगे या उस कंट्री से हम कट के रहेंगे या दुनियादारी से हमें मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक इंसान कब तक अपने रूम में बंद रहेगा, उसको सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी, उसको राशन लाना है तो दुकान पे जाना पड़ेगा, आस पड़ोस से बात करना ही पड़ेगा, आज नकल जरूरत पड़ी जाती है। सेम इसी तरीके से हमारा देश भी है, हमारे देश को भी आसपास के देशों से जरूरत पड़ जाती है। हम अपने डिफेंस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए देशों से इंपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हम कट के तो रह नहीं सकते। अब उत्तर कोरिया चाहे जितना ही कह ले किम जोन कि हमें दुनिया से मतलब नहीं है, इसके बावजूद भी उसको मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में एक देश किसी दूसरे देश पे डिपेंड हो गया है। यहीं से स्टार्ट होती है डिपेंडेंसी की थ्योरी, यानी कि जब एक देश दूसरे देश से इतना माल ले रहा है कि अब उसके बिना रह ही नहीं जा सकता।
होगा, जैसे आज चाइना कर रहा है। चाइना अपना पैर इतना ज्यादा पसार रहा है अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के अंदर कि अब चाइना दुनिया की सांस बन चुकी है। अब चाहे चाइना से हम जितना ही नफरत कर ले, उसके माल को हम डायरेक्टली इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ इसका अल्टरनेट हम ढूंढ जरूर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा, बट हम सीधे इसको खत्म नहीं कर सकते। तो ये आपको बताना है। अब हम ये देखते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन का क्या क्या इंपैक्ट है, सकारात्मक प्रभाव इसका क्या क्या हुआ। देखिए, वैश्वीकरण के कारण दुनिया के राष्ट्रों के बीच व्यापार काफी बड़ा है। तो पहला पॉइंट आपको यही बताना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये बड़ा है, बट इसके साथ साथ जो आपसी निर्भरता है, यानी कि जो आपस में डिपेंडेंसी है, ये भी बढ़ी है। अब एक कंट्री जिस कंट्री से माल ले रहा है, वो जब तक उस कंट्री से माल लेता रहेगा, जब तक उसके खुद के अपने प्रोडक्ट्स ना आ जाए। हाँ, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, बट इसके बावजूद भी डिपेंडेंसी बढ़ी है हमारी उन देशों पे। जैसे कि खाड़ी देशों से हम तेल लेते हैं, हम अपने डिफेंस के लिए रसिया पे, फ्रांस पे, जर्मनी पे, इजराइल पे, इन पे डिपेंड रहते हैं। क्यों? हम अपने देश में तो बना सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी के लिए हम इन कंट्रीज पे डिपेंड है। ठीक है, यानी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास बढ़ा है तो डिपेंडेंसी भी बढ़ी है। आज एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड हो गया है, इसलिए वो उस कंट्री से लड़ाई भी होता है तो चीजों को मनाने की कोशिश करता है। राष्ट्रों की जनता, व्यापार, सरकार, इन सभी के बीच में आपसे जुड़ाव बढ़ा है। खुलेपन के कारण दुनिया के ज्यादातर आबादी, खुशहाली तो बढ़ी है उनके बीच में, लेकिन और इसी वजह से वैश्वीकरण के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इस वजह से वैश्वीकरण दुनिया के लिए एक वरदान है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुआ है, इसने आर्थिक खुशहाली बढ़ा दी है। आज वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं का व्यापार में बढ़ोतरी हुआ है। जैसे कि अगर किसी भी कंट्री के द्वारा आयात यानी कि इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया भी जाता था, हैवी टैक्स लगाया जाता था, उसको कम कर दिया गया है। 1991 में भारत ने खुद कम कर दिया। भारत ने जब लिबरलाइजेशन किया, भारत ने उदारीकरण किया, तो दरवाजे खोल दिए। अब एफडीआई के थ्रू कोई भी भारत में आ सकता है, अपनी कंपनी लगा सकता है। भारत ने तो खुद SEZ बना दिया, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। आज भारत के अंदर गुड़गांव में जाओगे आप तो लगेगा आपको कि कहाँ आ गए, न्यूयॉर्क में तो नहीं आ गए। क्यों? क्योंकि गुड़गांव भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे दुनिया की कोई भी कंपनी आके अपनी कंपनीज खोल सकते हैं। इसको इकोनॉमिक जोन बना दिया गया है। जैसे कि चीन के अंदर बीजिंग को बनाया गया है, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क को बनाया गया है। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज आके अपनी कंपनीज को खोल सकती है। हम भी चाहे, आप भी चाहो तो किसी भी देश में जाके अपन कंपनीज खोल सकते हो, बट इसके लिए हंगा होना चाहिए, यानी कि मनी पावर होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप्ड कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर दबाव, प्रेशर बनाया गया कि आयात को लेकर जो भी रेस्ट्रिक्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, उसको खत्म किया जाए और हैवी टैक्स ना लगाया जाए, जिससे कि कोई भी कंपनी आके आपके देश के अंदर व्यापार कर सकती है और व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, तभी डेवलप्ड कंट्री को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की ही ज्यादातर कंपनीज होती है। डेवलपिंग कंट्री से बात इतना तो है नहीं, डेवलप्ड कंट्री पूरी दुनिया में अपने पैर पसारे जा रही है। तो यह प्रतिबंध कम से कम हो, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा हो और अमीर राष्ट्रों के निवेशक अपना पैसा गरीब राष्ट्रों में लगा सके, खासकर विकासशील देशों के अंदर, जिससे कि इनका मुनाफा ज्यादा हो। और इस प्रकार जिस देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस देश की जनता का जीवन स्तर भी ऊपर उठता है, यानी कि इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ता जरूर है, क्योंकि उनको सोर्स मिलता है कमाने का। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड की पॉलिसीज है, उन सबको बनाने में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी आयाम, टेक्नोलॉजी का डायमेंशन क्या है, हम चलिए ये भी समझते हैं। देखो, वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उदय विज्ञान का मतलब जिसके अंदर हमने साइंस में, हमने स्पेस में, मेडिसिन में काफ़ी सारी डिस्कवरी करी है। आज ऐसे दवाई बन चुके हैं जिसका इलाज पहले नहीं होता था, आज उसका इलाज भी हो जाता है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज कई ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट की। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? देखो प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इसमें जो चेंजेस आई है, इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है। पूरी दुनिया एक गाँव बन गई है। गांव क्यों बन गई है? क्योंकि आज कम्युनिकेशन के सेक्टर खुल चुके हैं। आज मोबाइल फोन के आ जाने की वजह से, जब ग्राहम बेल्स के द्वारा फोन का आविष्कार किया गया, टेलीफोन का आविष्कार किया गया, तो लोगों को ये पता नहीं था कि हम यहाँ पे बैठे हुए भी दुनिया किसी कोने में बात तक कर सकते हैं। तो ग्राहम बेल्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया एंड जेम्स वॉट के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया गया, भाप के इंजन का। तो इससे क्या हुआ, ये अलग अलग इन्वेंशन जो होने लग गए, इससे पूरी दुनिया एक गाँव सी बन गई, पूरी सिमट के रह गई। आज दुनिया की किसी भी कोने की जानकारी आप अपने फ़ोन में एक क्लिक में निकाल सकते हो। तो कम्युनिकेशन का जो साधन है, टेलीफोन आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, इंटरनेट का सिस्टम आ गया, वेबसाइट्स बनने लग गए, ट्रेडर्स के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से अब व्यापार अपने देश में रहते हुए भी दुनिया किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट्स में पैसा लगा सकते हो। तो पहले ये सब सोर्सेज नहीं थे, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की आ जाने की वजह से ये सोर्सेज बड़े हैं। आज घर बैठे हम ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हैं। आज आप घर बैठे ये वीडियोस ऑनलाइन देख पा रहे हो, तो ये कैसे हो पाया? ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है। और आज जो टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आया है, इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि आज सभी इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। भारत के अंदर इस टाइम लगभग 70 करोड़ लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और आने वाले टाइम में इसके यूजेस भी और बढ़ेंगे। तो ऑनलाइन तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है।
ऑफलाइन चीज़ें भी ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। कोविड के बाद ऑनलाइन का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो सेक्टर है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के विकास की वजह से एक देश की जो क्षमता है वो भी बढ़ गई है। ऐसा क्यों? आज सरकार ने सब कुछ आधार कार्ड से लिंक करवा दिया है। एक फिंगरप्रिंट लगाओगे आपकी कुंडली सरकार के पास निकल कर आ जाएगी। तो सरकार का जो काम का बोझ है वो भी बड़ा है। सरकार डेटा कलेक्शन आसानी से कर सकती है। तो राष्ट्र अपने अनिवार्य कार्य जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से राष्ट्र की सुरक्षा करना, है ना, कोई भी हमारे देश पे आक्रमण ना करे, और इन मामलों की बेहतर तरीके से जांच कर सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी आ गई है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास की वजह से ही हमारे हेल्थ और जो मेडिसिन है इसके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे आज कई सारे घातक बीमारी हैं उनका भी इलाज ढूंढ लिया गया है, जैसे कि कैंसर का इलाज हो गया, बवासीर हो गया, ऐसे कई सारे इलाज हैं जिनका आज दवाई ढूंढ लिया गया है, हमें इनका तरीका पता चल गया है। बहुत सारे ऐसे इलाज हो तो इनके मेडिसिन भी हमें तो इनके मेडिसिन भी आ गए हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। आज इंसान चांद पे पहुंच गया है, आज इंसान स्पेस में कई सारे डिस्कवरी कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से तो हो पा रहा है, चाहे नासा हो या इसरो हो या डीआरडी हो, अपने अपने क्षेत्र के अंदर सब बेहतर काम कर रहे हैं और दुनिया के सभी देश लगे पड़े हैं डिस्कवरी करने में। तो ये वैश्वीकरण की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पा रहा है ये। इसका प्रभाव हमें एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में भी देखने को मिलता है, जिसमें रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, यानी क्रांतिकारी तरीके चेंज आ रहे हैं। तो क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? जो बहुत तेजी से चीज़ में चेंज आ रहा हूँ। 1990 के आसपास के हमारे पेरेंट्स हैं, और 1990 के टाइम में हमारे पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं होगा आज कि आज की दुनिया इतनी चेंज हो जाएगी। हमारे पेरेंट्स ये कहते नहीं कि आज क्या क्या आ गया यार, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है, सोचने में भी लगता है कि हमने सोचा भी नहीं होगा यार सच में ऐसा होगा आने वाले टाइम में। हमारे पेरेंट्स सोच के शॉक्ड हो जाते हैं। ये अब अभी तो हमें देखने को मिलता है अभी, और अभी तो हम देख पा रहे हैं इसको। अब जब हमारे बच्चे होंगे और जब उनके लिए तो ये सब कुछ पुराना रहेगा, बोलेगा ये सब क्या है यार। बट जब हमारे जब बच्चे हो जाएंगे तो उनके लिए और भी नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उनके बच्चे होंगे तो और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो यानी कि आने वाले 100-200 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा दबदबा होगा, जो कि आज पैदा होते जा रहा है। यानी कि आज ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एक हमारा काम रोबोट करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से इंसान बेकार हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है, बट हाँ नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। हाँ, नेगेटिव इंपैक्ट में पहला पॉइंट ये हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, टेक्नोलॉजी ने इंसानों को बेरोजगार बना दिया है। एंड टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट ये भी पड़ा है, अगर आप सभी के पास थियोरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जैसे कि आप सभी के पास कंप्यूटर की नॉलेज तो है बट चलाना नहीं आता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज स्किल्स वेस्ट जो जॉब है ये ज़्यादा हो गई है। हमें अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमें अपनी थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग में चेंज करना होगा। सूचना क्रांति के कारण आज दुनिया में कई सारे नेगेटिव पॉइंट हुए हैं, तो ये सारे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अब इसके कुछ और भी पॉइंट है, चलिए उन पर बात करते हैं। देखो सूचना की क्रांति की वजह से जो साइबर क्राइम अटैक होने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कई बार आर्थिक अपराध होते हैं, बैंकों से पैसा निकाल लिया जाता है, आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाता है, मोबाइल फ़ोन से ही पैसा निकाल लिया जाता है, आधार कार्ड से निकाल लिया जाता है। तो जो साइबर अटैक हो रही है, तो साइबर क्राइम का जो घटना बढ़ते जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पा रहा है। ऐसा कहा जाता है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुआ था वो स्ट्रगल फॉर पावर था, यानी शक्ति के लिए संघर्ष था। यानी कि अब जो वर्ल्ड वॉर होगा, यानी अगला जो विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर जो होगा वो साइबर युद्ध होगा, यानी कि साइबर युद्ध की वजह से ही वर्ल्ड वॉर थर्ड होगा। अब ऐसा कहा जाता है क्योंकि दुश्मन राष्ट्र की जो समूची रक्षा प्रणाली है इसको घर बैठे यानी नष्ट किया जा सकता है। अब अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। आतंकवाद के विस्तार की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज इंटरनेट हो गया या फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन की वजह से आतंकवाद इनका गलत इस्तेमाल करते हैं अपना आतंक फैलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी के ऊपर। एंड इसके बाद है एजुकेशन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। आज शिक्षा एक आयामी होता जा रहा है। आज शिक्षण संस्थाएं आज कॉमर्शियल यानी कि बिजनेस एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो बाजार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों के स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट आए। आजकल के छात्र बीए एमए करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। उनको लगता है कि बीए एमए और या थियोरेटिकल चीज़ें सीखकर क्या करेंगे, 10th 12th खत्म, इसके बाद वो करेंगे आईआईटी करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, यानी कि जो भी आपके स्किल को इम्प्रूव करे। स्किल वेस्ट जॉब की डिमांड ज़्यादा है यार, इसलिए हम ऐसी चीज़ सीखेंगे जो टेक्नोलॉजिकल वेस्ट हो, इसलिए इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि 10th 12th के बाद इसमें ही एडमिशन ले लेते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब चीज़ों से जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो उठता जा रहा है। अब उनको लगता है कि मोबाइल फ़ोन, गैजेट, इंटरनेट ये सब चीज़ें क्या है, अब इनको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, अब ऐसी चीज़ें आ गई है। आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बट आज इनका डोमिनेंस है सोसाइटी के अंदर। वेबसाइट डिजाइनिंग, इन सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोग ये सब चीज़ ज़्यादा सीख रहे हैं। 10th 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं वो अपनी, तो है ना, और इनकी डिमांड तो ज़्यादा है भाई। जो अब तक पढ़ाया गया वो आगे काम नहीं आता, और जो आगे काम आता है वो पढ़ाई नहीं गया, तो लोग क्या करेंगे भाई, पेट तो है सबके पास, भूखे तो मरेंगे नहीं। इसलिए आज का लोग अब स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं अपना, तो इसलिए एजुकेशन सेक्टर में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से।
जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, अब मॉडर्न चीज़ों का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक है, जो पुरानी चीज़ें हैं, अब उनका इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी एक और आलोचना की जाती है कि वैश्वीकृत दुनिया में विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, जैसे कि ओजोन के लेयर में छेद होना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इतनी बड़ी मात्रा में छोड़ रहे हैं। दूसरी बात, हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, शहरों को बसा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे, इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा, और इसी खतरनाक बीमारी से दुनिया को बचाना है तो कहीं ना कहीं पेड़ों को लगाना हुआ। अंधाधुंध विकास की दौड़ में जब सब अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण में लगे पड़े हैं, पर्यावरण के जो चैलेंजेस है हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना अगली बार जब दर्दनाक मौत आएगी वो इन्वायरमेंट की वजह से ही होगी। और इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट किसानों, फार्मर्स और आदिवासियों पे पड़ा है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो जंगल में या जो जंगल के निवासी हैं, कई आदिवासी ऐसे लोग, तो इस प्रकार इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़े हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है सांस्कृतिक आयाम यानी कि कल्चरल डायमेंशन। देखो, वैश्वीकरण के इस तूफान ने दुनिया के हर हिस्से, समाज और समुदाय को प्रभावित किया है। अब ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे वैश्वीकरण पहुंचा ना हो। जहाँ पे सड़क नहीं पहुंच पाई वहाँ पे वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पहुंच चुका है। संस्कृतियों का फैलाव अब केवल कला या संगीत तक नहीं बल्कि यूनेस्को के द्वारा पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया गया। यूएनओ की एक संस्था है जो कल्चरल रूप से दुनिया भर के अंदर अलग अलग कल्चर को प्रमोट करती है। चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को देखते हैं। हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट की। देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोगों का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों में आवागमन होता है। एक देश के लोग अब दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कि भारत के लोग दुबई में ज़्यादातर लोग जाते हैं कमाने या रोजगार के लिए, तो ऐसे ही अब भारत के लोग अमेरिका भी जाते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग देशों में जाना कहीं ना कहीं कल्चर को भी वो लेकर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस हो गए, सिंगापुर हो गए, वेस्ट इंडीज़ हो गए, भारत के लोग यहाँ पे जाते ही जाते हैं, तो वह भारत की संस्कृति को भी लेकर जाते हैं। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण में जो लोगों का पहनावा है, जैसे कि जीन्स, साड़ी, कुर्ता पैजामा, ये सब वो लेकर जाते हैं वहाँ पे कि, और वहाँ के लोगों तक भी ये कल्चर पहुँचता है। खान पान का तरीका हो गया, लिट्टी चोखा कितना फेमस है, दुनिया भर में पहुँचा है, दुनिया भर में फैल रहा है भाई ये, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, राजस्थान का हो, अलग अलग कल्चर, चाहे तमिलनाडु का हो, अलग अलग कल्चर दुनिया में फैल रही है ये। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की कल्चर भी भारत में आ रही है। जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर हो गया, भारत के अंदर है ना भाई। दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाओ, उस देश की कैपिटल के अंदर आपको मैकडोनल्ड मिल जाएगा। इसी वजह से मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत फेमस हो गया। और वैश्वीकरण के इस पूरे प्रोसेस को बर्गनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बर्गर का पूरा मार्केट बन चुका है मैकडोनल्ड पूरी दुनिया भर के अंदर। एक कंट्री भी इससे अछूता नहीं रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका? देखो, आज वैश्वीकरण के इस दौर में टीवी, इंटरनेट जैसे माध्यमों से विकासशील राष्ट्रों की जनता को जो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, लोग इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। उनके पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं बचता। अब उनको एक ही चीज़ अगर 100 बार दिखाया जा रहा है तो उनको लगेगा यार कि एक बार लेके देखते हैं यार क्या ही रखा है इसमें। अगर गलत चीज़ें भी आपको 100 बार बताई जाएगी या झूठ भी आपको 100 बार बताया जाएगा तो आपको वो सच लगने लग जाएगा। और आजकल के एडवर्टीजमेंट यही होते हैं। और आजकल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका एल्गोरिथम भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो उसका ऐड आपको फेसबुक पे दिखेगा, ट्विटर पे दिखेगा, तमाम सोशल मीडिया पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे भी एड्स दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टारगेट किया जाता है ऑडियंस को, ताकि एक ही चीज़ आपको इतने बार दिखा दिया जाए कि आप लेने के लिए मजबूर हो जाओ, आपके पास कोई अल्टरनेट सोर्स ना बचे। आज एमएनसीज के द्वारा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो वैल्यूज़ है ये दुनिया भर के अंदर प्रचार किया जा रहा है। ये एमएनसीज जो अमेरिकन है या फ्रांस, ब्रिटेन के हैं, जर्मनी के हैं, ये क्या करते हैं? जैसे अमेरिका क्या करता है, सांस्कृतिक प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। जैसे कि CNN, ये न्यूज़ चैनल है, अमेरिका चाहता है कि CNN के द्वारा दुनिया भर के अंदर इसके कल्चर को प्रमोट किया जाए। और अमेरिका के कल्चर जैसे पेप्सी, कोका कोला हो गया, रीबॉक हो गया, एडिडास हो गया, MTV, HBO, इन सब के ऊपर दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका की कल्चर है दुनिया भर के अंदर इस तरीके से थोपा गया है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि हमारे पर थोपा जा रहा है। लोग जीन्स अपने मर्जी से पहन रहे हैं, बल्कि उनको पहनाया जा रहा है। वही चीज़ आपको दिखाया जाता है जो आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। जैसे कि मिकी माउस हो गया, बैटमैन हो गया, सुपरमैन हो गया। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमें अपने आप देखने को मिल रहा है, भाई हमें दिखाया गया है। ये शुरू से ही चीज़ें इस तरीके से परोसी जाती है जो आपको लगने लग जाता है कि ये हमारे लिए ही बनी है, बल्कि आपको ही दिखाया जा रहा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही आगे से ऐसा मिले कि आपको लगने लग जाए कि यार हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप जज कैसे कर सकते हो इस चीज़ को? आज हमारे नेता भी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि वोट हम डालते नहीं है, हमें डलवाया जाता है। और इस तरीके से डलवाया जाता है कि हम उनके फेवर में ही वोट डालें। और यही पॉलिटिक्स पूरी दुनिया कर रही है आज। और वैश्वीकरण के दौर के अंदर भी यही हो रहा है। तो अमेरिका के अंदर जो जीवन मूल्य है राष्ट्रों के ऊपर, तो अमेरिका की जो वैल्यूज़ है, जो कल्चर है, इसको किस तरीके से थोपा गया है विकासशील देशों के अंदर, जिससे कि जो विकासशील देशों की अपनी खुद की कल्चर है वो खत्म हो गई। जैसे कि भारत की संस्कृति में संस्कृत का काफ़ी यूज हुआ करता था, अब कहाँ इतना है भाई।
लुप्त हो गया है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरी बहन का रिजल्ट आया और क्लास 10th का रिजल्ट आने के बाद जब वो एडमिशन लेने के लिए गई तो उसको संस्कृत लैंग्वेज दिया गया 11th के अंदर। वो इतना रो रही थी घर पे आके, वो घर पे आके बता रही मम्मी मैं कैसे पढ़ूंगी, संस्कृत तो मुझे आती नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास 10th तक तो संस्कृत इतने क्योंकि क्लास 10th तक संस्कृत पे इतना फोकस तो किया नहीं, ना ही स्कूल वालों ने करवाया इतना। तो 11th में जब उसको संस्कृत मिली तो वो रो रही है। भाई क्यों? अब इतना ज़्यादा ही क्यों? क्योंकि अब संस्कृत का कोई वैल्यू नहीं रहा भारत। क्यों? क्योंकि संस्कृत का अब इतना वैल्यू नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। बल्कि संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। दुनिया भर की तमाम भाषाओं का जो उदय हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट फिर भी आज जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं हम, 90s के सॉन्ग की जगह आज कई सारे ऐसे सॉन्ग्स आ गए हैं जो हमारे घर वालों को लगता है क्या ही गा रहा है ये। बट 90s के सॉन्ग की अलग ही बात है। कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन हो जाने से हमारे खुद की जो कल्चर है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो काफ़ी हट हो रही है। पश्चिमी जीवन मूल्यों ने विकासशील राष्ट्रों की जनता, खासकर बच्चे और युवा, बहुत जल्दी से अमीर बनने की कोशिश करते। अब उनको लगता है कि भाई वेस्टर्न कल्चर में, जब आजकल के बच्चे जो विकासशील देशों के अंदर है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है, अब जब वो वेस्टर्न कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की कल्चर को देखते हैं, उनको लगता है वाह भाई क्या अमीरी होती है यार, हमें भी ऐसा बनना है। और वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कुछ गलत तरीके अपनाने लग जाते हैं, स्मगलिंग करने लग जाते हैं, ड्रग्स का धंधा करने लग जाते हैं, स्मैकिया बन जाते हैं, अलग अलग काम करने लग जाते हैं, या कहीं चोरी डकैती या कह लो शोषण करने लग जाते हैं। तो इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है बच्चों पे भी। तो इसलिए आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें समझना चाहिए। तो जस्ट ये आंसर सिर्फ थियोरिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली बातें आपको मैंने बताई है जो कि इंप्लीमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके 3 आयाम हैं: आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी, यानी कि इकोनॉमिक, कल्चर और टेक्नोलॉजिकल। और इन तीनों के अलावा एक आयाम और भी है, वो है राजनीतिक आयाम। और राजनीतिक आयाम का मतलब ही होता है कि राज्य की जो शक्ति है वो कम से कम कर दी गई है। अब स्टेट इन कंपनीज के ऊपर डिपेंड हो गया है और इन कंपनीज के द्वारा भी सरकार के ऊपर क्या किया जाता है, दबाव बनाया जाता है। इसलिए इसके 4 आयाम होते हैं: इकोनॉमिक, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल। तो चारों आयाम के बारे में आपको सिंपल बता देना है। पॉलिटिकल आयाम बहुत इतना बड़ा नहीं है, जिसमें आपको यही बताना है कि अलग अलग जो एमएनसीज आती है, दुनिया के साथ जब संबंध बनाए जाते हैं, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ हो गया या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका एक देश के ऊपर दबाव पड़ता है, दबाव दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाया जाए जिससे कि दुनिया के सभी देशों को कोई व्यापार करने में या कोई तकलीफ ना हो। तो कहीं ना कहीं जो एक देश की सॉवरेनिटी है वो खतरे में आ गई है, खुद से कानून बनाने की जो आज़ादी है वो छीनी जा रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा क्वेश्चन रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक सामाजिक आंदोलनों से क्या तात्पर्य है। और इसके बाद पूछा गया है गैर सरकारी संगठनों की वैश्विक मुद्दों को उठाने में क्या भूमिका रही है, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज इन रेजिंग ग्लोबल कंसर्न्स। सबसे पहले आपको बताना है कि वैश्विक सामाजिक आंदोलन यानी कि ऐसे सोशल मूवमेंट्स जो कि विश्व स्तर पर चलाए जा रहे हैं, अब वो चाहे फेमिनिज्म यानी कि महिलाओं को लेकर हो, इन्वायरमेंट को लेकर हो, टेररिज्म को लेकर हो, वो सारे मुद्दे आपको बताना है। चलिए पहले हम समझते हैं अपने इस पहले वाले पार्ट को कि सोशल मूवमेंट जो आज जो दुनिया में चल रहे हैं, इनमें मेन जो मुद्दे हैं वो उसकी बात करते हैं, जो कि आए दिन हमारे ट्विटर पे भी ट्रेंड करता रहता है। सबसे पहला जो इशू है सामाजिक आंदोलन का वो है ब्लैक लाइव्स मैटर। यानी कि तो दुनिया भर में हमने तो ये सुना है कि तो अंग्रेजों के टाइम पे ही जब अंग्रेज या तो फ्रांसीसी जब अफ्रीकन कंट्रीज में जाते थे उनको गुलाम बनाने के लिए, तो वो काले और गोरों के बीच में भेदभाव किया करते थे। इसी के लिए बीच एक घटना दोस्तों आए दिन अभी होते रहती है ना, कई जैसे कि अमेरिका के अंदर भी काले के ऊपर जो काले लोग यानी कि जो अश्वेत होते हैं उनको गोलियां चढ़ा दी है ना, अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा होता गया होता रहता है। ये तो पहले भी सारी घटना है। देखो जड़ में इसके जो जड़ है वो इतिहास में होती है। जब इतिहास में दोस्तों ऐसा हुआ है तो कभी ख़त्म नहीं होगा यार ये, बट इसको कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन आज की मेंटलिटी देखो भाई, आज भी ये घटना चल रही है, काले-गोरों में भेदभाव। भाई इंसानियत से मेल मिलाप होना चाहिए। बट हुआ क्या यार, सन 2012 की बात है ये। एक बंदा था ट्रेवन मार्टिन नाम का, क्या नाम था इसका, ट्रेवन मार्टिन नाम का। ये 17 साल का था और दोस्तों ये क्लास 10th के अंदर पढ़ा करता था, 17 साल में ही। और ये दोस्त एश्वेत था यानी कि काला लड़का था ये, इसका दोस्त है ना, काला मतलब कि ये सांवला था, मतलब काला कह सकते हो आप इसे। तो इस वजह से अमेरिकन एक श्वेत ने यानी कि दोस्तों अमेरिका का एक गोरा था, गोरी चमड़ी वाला, उसने इस बंदे की गोली मार दी, ट्रेवन मार्टिन को गोली मार दी। और इस वजह से दोस्त ब्लैक लाइव्स मैटर करके ट्विटर पे ट्रेंड चला और आज दोस्तों दुनिया भर के अंदर श्वेत लोगों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है। एंड सेकंड पॉइंट दोस्तों ये है कि दुनिया भर के अंदर टेररिज्म को लेकर भी है तो चल रहे हैं, मेनली दोस्तों आतंकवाद को लेकर, सेकंड पॉइंट। एंड दोस्तों पर्यावरण को लेकर, ये आज दुनिया में चल रहे हैं आंदोलन। नेक्स्ट भी हमारे पास नारीवाद, फेमिनिज्म यानी कि महिला और पुरुष में समानता को लेकर। दोस्तों ये कुछ है
एंड जो गरीबी भुखमरी को लेकर चल रहे हैं। बट ये मेजर पॉइंट्स है जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हो। पहले वाले पार्ट को समझ लेने के बाद अब हम समझते हैं जो क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में पूछा गया है, गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है वैश्विक मुद्दों को उठाने में। देखिए, जितने भी वर्ल्ड में कोई इश्यूज होता है तो उसको एनजीओज ही उठाया जाता है, तो उसको एनजीओज के द्वारा ही ज़्यादा हाईलाइट्स किया जाता है। अब ये एनजीओज क्या होते हैं? ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब ये जो एनजीओज होते हैं इनका गवर्नमेंट से डायरेक्ट लिंक नहीं होता। अगर गवर्नमेंट से फंडेड भी होते हैं ये, तो गवर्नमेंट के ये अगेंस्ट में बोलने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे कई सारे नेशनल और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इनमें कुछ एग्जांपल आपको देना है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कुछ एग्जांपल है ये। जैसे एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है, इसको जुलाई 1961 में बनाया गया था। इसको इसलिए बनाया गया था, अगर दुनिया भर के अंदर कहीं पे भी कोई गलत काम हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर एंड वॉयलेंस हो रहा है कहीं, मीडिया का ध्यान उस ओर दिलाया जा सके ताकि मुद्दा हाईलाइट्स हो और वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। डायरेक्टली अपील करता है, ये रिसर्च करता है, या अलग अलग मुद्दे को सॉल्व करने की बात करता है, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, गर्ल्स एजुकेशन को हो गया, या कोई वर्ल्ड में कोई वायलेंस कहीं हो रहा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो गया। तो ऐसे मुद्दे पर ये मीडिया का ध्यान दिलाता है। ये हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बाद है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक एनजीओ है और इस एनजीओ का काम क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उठाता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ये एक एनजीओ है जो कि अमेरिका का एनजीओ है। ये भारत के अंदर भी कई सारे एनजीओज हैं, तो दुनिया भर के अंदर अलग अलग जो एनजीओज हैं जस्ट ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये अलग अलग मुद्दों को उठाएं। तो यह विश्व की मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर दिलाता है। अगर कहीं मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो विश्व भर का मीडिया का ध्यान ये भी दिलाता है। इसको बनाया गया था 1978 के अंदर। तो इस प्रकार इंटरनेशनल एनजीओ के रूप में एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, ये इन मुद्दों पे काम करते हैं जैसे कि जो सोशल इश्यूज है उनको रेज किया जा सके। और इसके अलावा यूएनओ की भी कई सारी एजेंसीज है जो इस लेवल पे काम करती है ताकि सोशल इश्यूज को उठाया जा सके। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉमन और जलवायु परिवर्तन के विशेष प्रसंग में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों की चर्चा कीजिए। यानी कि आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर या ऐसे मुद्दों को लेकर जिसपे सब सहमत हों और क्लाइमेट चेंज को लेकर अब तक कौन कौन से एग्रीमेंट किए गए हैं इसके बारे में बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको हम कि डिस्कस द मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल कॉमन इश्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। किसी भी देश के अंदर जलवायु परिवर्तन का तो मेन मुद्दा होता है। क्या होता है? जैसे कि मान लो वैश्विक साझी संपदा है, तो वैश्विक साझी संपदा का दुनिया में ऐसी संपदा जिसके ऊपर दुनिया में सभी लोगों का अधिकार है। बट तो अब क्या होता है कि जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का इशू हो गया, दोस्तों ओजोन परत का इशू हो गया, या समुद्र महासागरों का इशू हो गया, इनकी सेव करने की, तो पेड़ पौधों क्या हो गया। तो एक कंट्री का दोस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस पर सभी देशों को मिलकर सहयोग करना चाहिए ताकि वैश्विक यानी कि ग्लोबल कॉमन जो वेल्थ है, कॉमन जो रिसोर्सेज है जिस पे एक का नहीं दुनिया के सभी देशों का दोस्त के, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, तो सभी का है, तो इनका विकास हो और इनका सेव किया जाए, इनका कंजर्वेशन किया जाए ताकि दोस्त पॉल्यूशन कम हो। तो क्लाइमेट चेंज मतलब दोस्तों सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका पूरा बताना हो। क्लाइमेट चेंज का दोस्तों बहुत बड़ा मैटर है। जिस तरीके से CO2 का बढ़ता हुआ स्तर है ये दुनिया भर में दोस्तों वैश्विक तापन को जन्म दे सकता है। इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और एक दोस्त आसपास के देशों के अंदर दोस्त देखा जाओगे आप तो वो बाढ़ से वो भूखमरी से मरेंगे, तो बाढ़ भूकंप जैसे खतरे पैदा हो जाएंगे। तो डेवलपमेंट को दोस्तों एक चुनौती देता है ये। जलवायु न्याय और दोस्तों समानता की बात करता है ये दुनिया भर में दोस्त। एंड वैश्विक शक्ति बनने के लिए आज कंट्री तो होड़ लगा रखी है, लेकिन दोस्त शक्ति संबंध के लिए आपस में दोस्तों फ्रेंडशिप बनाने के लिए दोस्त आज कोई बनाता है तो इन्वायरमेंट का जो इशू होता है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। अब दोस्त हम कहते तो हैं CO2 को कम करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम दोस्त प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हमारा वैश्विक यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग दोस्त उसकी घटना भी कम हो सके। लेकिन है नहीं भाई ऐसा। तो यार जेंडर की तो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन दोस्त लेके अभी करता है, यानी कि ऐसे एजेंट जैसे कि मीडिया वगैरह हो गए, गवर्नमेंट अधिकारी हो गए, इन सब के द्वारा दोस्तों क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया जाना चाहिए। अभी तो दोस्तों हाल फिलहाल में मोदी जी पेरिस कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उस टाइम में दोस्तों COP की बैठक के अंदर थे ना, COP26 की बैठक में दोस्तों इस मुद्दे को उठाया गया था मिलनी तरीके से कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज से निपट सकें। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर तो दुनिया में जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, उस पर आपको क्वेश्चन बताना है कि कौन कौन समझौते हैं। देखो सबसे पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 के अंदर, दूसरा जलवायु सम्मेलन हुआ था 1990 के अंदर, मार्टियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्त 1994 के अंदर। ठीक है दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटोकॉल मेनली जो हमारी अंटार्कटिका है दोस्त है ना, उनको बचाने के लिए दोस्त हम अपने ग्लेशियर को पिघलने से रोके, वरना तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, दुनिया तबाह हो जाएगी एक न एक दिन आकर।
एंड जो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम दोस्तों कन्वेंशन किया गया था, और जैव विविधता के ऊपर कन्वेंशन किया गया था 1992 के अंदर, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ कॉन्फ्रेंस या रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जानते हैं। आप देखोगे तो पेड़ों का स्तर, यानी पेड़ पौधे काट देते हैं हम, उसका जो स्तर गिरता जा रहा है उसको लेकर, एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर किया गया था, ताकि जो ट्रेड है वो बढ़े, बट हम इन्वायरमेंट को इग्नोर ना करें, उसको देखते हुए दोस्तों सब कुछ किया जाए। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों आज ये क्लाइमेट चेंज पे बात करने वाला यूएनओ का सबसे बेहतरीन, कह सकते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया भर के अंदर कॉन्फ्रेंस करता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी मुद्दों पर चर्चा करता है ये। 190 देश से अधिक जो UNFCCC के दोस्तों सदस्य हैं, वर्ष के दोस्तों अंतिम 2 सप्ताह के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। और पेरिस समझौते को दोस्तों इसी वजह से जन्म दिया था इन्होंने, जिसको दोस्तों अगर देखोगे अपने 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसके बाद दोस्तों पेरिस कॉन्फ्रेंस, पेरिस सम्मेलन हुआ था, जिसको पेरिस समझौता कहा गया। 2012 में दोस्तों 2015 में भी हुआ ये। तो मेनली दोस्तों ये था सिर्फ CO2 को कम करना, ताकि उस क्लाइमेट चेंज से हम बच सके। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, दोस्तों ये 5 मेंबर के द्वारा अगर सही से सहयोग किया जाए तो कुछ हो भी सके यार। लेकिन ये 5 मेंबर आपस में तो डेवलपमेंट करेंगे, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जिम्मेदार बोल देंगे कि तुम ही हो भाई ग्लोबल इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस करने वाले, असंतुलन, क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा है और तुमने ही पूरी दुनिया के तापमान जो बिगड़ा है, जो संतुलन बिगड़ा है, या दोस्तों जो प्रदूषण हमारा फैला है, ये सब के लिए विकासशील कंट्री जिम्मेदार है। जबकि दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री को कहते हैं, क्योंकि तुमने विकास कर लिया है, डेवलप्ड कंट्री विकसित देशों ने, तो उनसे दुनिया भर का जो डिसबैलेंस हुआ पड़ा है, जो संतुलन हुआ है हमारा पर्यावरण, उसके वजह से हुआ है। इसलिए दोस्तों ग्रीन हाउसेस गैसों को कम करने के लिए और जो दुनिया भर के अंदर सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आज देश दोस्तों प्रतिबद्ध है पेड़ पौधे लगाने के लिए मेनली तरीके है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक ऐसे भी आता है, तो आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण राजनीति विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को दोस्तों लूट हो रही है। आज हम जितने चाहते हैं रिसोर्सेज को दोस्तों लूटने में लगे पड़ते हैं, जबकि दोस्तों ये साफ कहा गया था 1987 के अंदर, जब दोस्तों रिपोर्ट आई थी स्टॉकहोम की, तो उसमें ये कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें ताकि आने वाले जनरेशन भी उसको यूज कर सकें। आज दोस्तों हम पेट्रोल खत्म कर देंगे यार, तो क्या हमारी आने वाली जनरेशन साइकिल पे घूमेगी? है, उनको तो मजे लेने चाहिए गाड़ियों के, लेकिन आने वाले टाइम में भाई दिक्कत होने वाली है। इसलिए दोस्तों ये कहा जाता है, तो आने वाले दोस्तों टाइम के लिए ही दुनिया भर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता है कि हम इसको बढ़ावा देना चाहिए और रिसोर्सेज को हम उतना ही यूज करें जितना हमारे नीड है। बट दोस्तों आज एक कंट्री इकट्ठा करने की सोचती है, भाई नील लाके इकट्ठा कर लेंगे यार। इसलिए दोस्त दुनिया भर में इसकी संधि होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु प्रसार क्या है, जिसको हम परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। बट इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसको कहा जाता है। 1967 के बाद से परमाणु प्रसार विरोधी उपायों का संक्षेप में मूल्यांकन करें, यानी कि ब्रीफली एसेस द एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मेजर्स सिंस 1967, यानी कि अमेरिका के द्वारा और दुनिया भर के देशों के द्वारा इस पॉलिसी को लाकर, इस एग्रीमेंट को कर ये कहा गया कि 1967 के बाद से कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं करेगा। तो परमाणु प्रसार संधि, जिसको NPT शॉर्ट में कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या है पहले हम ये समझते हैं। अमेरिका ने जापान पे अटैक करके ही ये बता दिया था सोवियत यूनियन को कि उसके पास परमाणु बम, एटम बम से, जो कि सोवियत यूनियन के पास भी नहीं है, और ये दुनिया भर के अंदर वो दिखाना चाहता था। और यहीं से भूख जग गई थी सोवियत यूनियन और दुनिया के तमाम कंट्रीज को कि वो भी अमेरिका की तरह एटम बम्स बनाए, और ये कंट्री भी पीछे नहीं रहे। अगर आप देखोगे तो 1945 में अमेरिका ने जैसे अटैक किया तो समझ लो अमेरिका के पास भी एटम बम्स आ गया। अमेरिका के बाद 1949 में USSR यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ के पास भी परमाणु बम आ गया 1949 में। 1954 में UK यानी कि ब्रिटेन ने भी परमाणु बम बना लिया, और 1959 में फ्रांस ने भी परमाणु बम बना लिया। और इन चारों को देखने के बाद चीन को लगा कि भाई मैं पीछे क्यों रहूं। 1964 में फाइनली चाइना ने भी परमाणु बम बना लिया, और दुनिया के इन 5 देशों के पास परमाणु बम आ गया। और ये 5 देश इतने चंट हुए कि इन 5 देशों ने एक एग्रीमेंट किया 1967 में, और इस एग्रीमेंट का नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT। और इस ट्रीटी का मतलब था परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि 1967 तक जिन भी देशों ने परमाणु बम बना लिया है, सिर्फ उन्हीं देशों को परमाणु संपन्न देश कहा जाएगा, यानी उनके अलावा किसी और देश के पास परमाणु बम नहीं है और कोई टेस्ट भी नहीं कर सकता। जो भी इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करेगा वो फाइनली टेस्ट नहीं कर सकता एटम बम्स बनाने का। भारत ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया, भारत पे काफी प्रेशर भी डाला गया, भारत इससे दूर रहा, और फाइनली भारत के द्वारा भी 1974 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु टेस्ट किया गया।
वो बात अलग है कि 18 मई को जो हमने टेस्ट किया था 1974 में, हम उसमें इतने सफल नहीं हुए जितने हम 1998 में हुए। 11 मई को जो हमने किया था उसमें हम सफल भी हुए, भारत के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। भारत आज परमाणु संपन्न देश है और भारत के अलावा बगल में पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इसलिए भारत अपनी सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पे इन 5 कंट्रीज के पास एटम बम्स आ गया था और इन सबके पास परमाणु बम था और इन सबको यह पता था कि अगर किसी ने भी परमाणु अटैक किया तो दूसरा शांत नहीं बैठेगा, वो भी परमाणु अटैक कर देगा और उसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो अटैक करने के लायक भी होगा। अब इसके बाद हमें यही बताना है कि 1967 के बाद से परमाणु अप्रसार संधि के द्वारा ये कोशिश की गई कि दुनिया भर के अंदर अब कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं करेगा, बस इन 5 कंट्रियों के अलावा। इसलिए इसका विरोध किया गया दुनिया भर के सभी देशों के द्वारा, क्योंकि इन 5 कंट्री के द्वारा बहुत चालाकी से इस एग्रीमेंट को लाया गया कि और भी कोई एटम बम्स ना बना सके। बट इसका भारत ने आलोचना करी और भारत के द्वारा भी परमाणु टेस्ट किया गया, दुनिया में अलग अलग देशों के द्वारा टेस्ट किया ही गया। इसलिए परमाणु अप्रसार संधि की आज तक आलोचना की जाती है, क्योंकि बस महाशक्तियां चाहती थी कि उनके अलावा किसी और के पास एटम बम्स ना हो। तो 1967 के बाद से परमाणु प्रसार के विरोध उठने लग गए, इसमें आपको यही बताना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद को लेकर 9/11 के उपरांत यानी कि 9/11 की घटना के बाद विश्व में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन हुए, ये बताना है। और 9/11 की घटना क्या थी जिसका नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के अंदर एक चैलेंजेस फेस हो गए। तो चलिए हम पहले बात करते हैं 9/11 की घटना क्या थी और अमेरिका के द्वारा क्या क्या चेंजेस लाया गया अपनी पॉलिसीज के अंदर, चाहे देश की सिक्योरिटी की पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो। चलिए अब हम समझते हैं अपने 9/11 की घटना को। देखो 11 सितंबर को 2001 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। अब इस घटना में क्या हुआ चलिए बताता हूँ आपको मैं। देखो 19 आतंकवादी थे और 19 आतंकवादियों के द्वारा अमेरिका के 4 विमानों को, लगभग 4 हवाई जहाजों को अपहरण कर लिया गया, यानी कि 4 प्लेनों को हाईजैक कर लिया गया। जिन प्लेनों को हाईजैक किया गया इनको अमेरिका के अलग अलग शहरों के अंदर जाके टकरा दिया गया, जिनमें सबसे पहले न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि WTO का जो ट्विन टावर्स है उसके ऊपर टकरा दिया गया। उसके बाद 2 तो ऐसे नुकसान हो गए, जैसे कि पेंसिल्वेनिया के अंदर खेतों में जाके गिर गया, और एक पेंटागन जो कि अमेरिका का सुरक्षा मुख्यालय जहाँ पे उसका डिफेंस का हेड ऑफिस है, वहीं पेंटागन में जाके उसको फोड़ दिया जाके। तो इस तरीके से अमेरिका में लगभग इस टाइम पे 5000 लोग मारे गए जो कि अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। और अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ, जिस आतंकवाद को अमेरिका खुद पाला करता था वही उससे गले की कांटे बन गई, जिसको ना ही वो निगल पा रहा था ना ही इसको वो उगल पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका अब तक खुद इन चीजों को प्रमोट कर रहा था, क्योंकि दुनिया में अगर अशांति रहेगी तो अमेरिका के हथियार बिकते रहेंगे। वो चाहता ही नहीं था कि दुनिया में शांति हो, और उसी आतंकवाद जिसको वो खुद प्रमोट करता आ रहा था इराक ईरान सीरिया में, वही उससे गले के कांटे बन गई। तो 9/11 घटना ने पूरी दुनिया को दहला दी। तो 4 वाणिज्यिक विमान यानी 4 कमर्शियल जो प्लेन थे उन सबको हाईजैक करने के बाद आतंकवादियों ने जो अंजाम दिया, जिसका लीडरशिप ओसामा बिन लादेन कर रहा था, अलकायदा के द्वारा ये किया जा रहा था। इस पूरी घटना में सबसे पहला जो हमला हुआ वो 8:46 पे किया गया, जब अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 11 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकरा दिया गया, पूरा मंजिला नीचे गिर गया। उसी टाइम पे कई लोग उसके अंदर मारे गए। 3000 लोग तो NCRT में लिखा हुआ है, लगभग 5000 लोग से ऊपर मारे गए थे इस पूरी घटना के अंदर। तो पूरा दिल दहला देने वाला घटना था। बट जब यह घटना हुआ जिसमें 4 प्लेनों को हाईजैक करके बाद टकराया गया, और लोग तो इसमें मरे ही मरे, बट इसके बाद अमेरिका अपने नींद से खुला और इसके बाद इसने कई सारी पॉलिसीज बनाई, यानी कि विश्व पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। विश्व पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ा कि जैसे ही यह घटना हुई उसके बाद अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया गया, और ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम के द्वारा अलकायदा के ठिकानों पर अटैक किए गए, चाहे जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, अलग अलग ठिकानों पर अटैक किए गए। और जो आज पाला गया है तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं उसको पालने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इस तरीके से इसके बाद अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस करी। जैसे क्या प्रभाव पड़े, इसने क्या किया, पैट्रियट एक्ट पास किया। पैट्रियट एक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्ट है जो भविष्य में आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के अंदर बनाया गया। अगर कोई ऐसा हमला होता है तो उससे पहले ही अमेरिका कैसे चौकन्ना हो जाए। अपना डिफेंस सिस्टम इसने काफी मजबूत कर लिया। आप्रवासन नीति यानी कि इमिग्रेशन पॉलिसी में इसने चेंज कर दी। अमेरिका में अब आकर बसना इतना आसान नहीं था जितना पहले था, और इसने कई इस्लामिक कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ऐसे लोग जो इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अमेरिका में नहीं आ सकते। और इसके रिलेशन अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ या इस्लामिक कंट्री के साथ थोड़े बिगड़ते चले गए जब से इसने टारगेट करना स्टार्ट किया। एंड थर्ड पॉइंट है विदेश नीति में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी। इसने अपने फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया। हमलों के कारण विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब ऐसा कोई आतंकवादी हमला ना हो, इसलिए इसने आतंकवाद का खुलकर विरोध किया, जो कि अमेरिका पहले
पहला ऐसा नहीं करता था। भविष्य में आतंकवादी हमले को रोकने के लिए ही दुनिया भर के अंदर इसने आतंकवाद से लड़ने के लिए खुद देशों को सामने आने के लिए कहा, जिससे कि शांति को बढ़ावा दिया जा सके। जब तक इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, जब तक ये ऐसा नहीं कर रहा था, अटैक होने के बाद ही अमेरिका ने खुद खुलकर सामने आया। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, सुरक्षा उपाय में वृद्धि। इसने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया, अपने हवाई अड्डों पर सुरक्षा की जांच को, निगरानी को और इसने बढ़ा दिया। आतंकवाद के खिलाफ इसने अनेक देशों को साथ लेकर आया। अफगानिस्तान में, इराक में ये इसने मिलिट्री इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं आतंकवाद के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिया। अलकायदा के ठिकानों को उड़ा दिया और फाइनली ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खुद अपने हाथों से मारा, यानी कि ओसामा बिन लादेन को भी खत्म कर दिया। और फाइनली वर्ल्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो 11 सितंबर 2001 को जो आतंकवादी हमले हुए, इसने वर्ल्ड की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। इससे क्या हुआ कि दुनिया भर के अंदर 7.1% का जो व्यापार था, ट्रेड था, एवरेज में वो नीचे गिर गया, क्योंकि इस पूरे हमले की वजह से पूरे ट्रेड पे बहुत इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि अमेरिका अब आतंकवाद को खत्म करने में लग गया। अमेरिका के बाजारों में जो मैन्युफैक्चर का काम था वो रुक गया, वो ठप हो गया, मार्केट के अंदर तेजी से गिरावट आने लग गई। तो कहीं ना कहीं इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। नस्लीय और धार्मिक तनाव, अब रेशियल और रिलीजियस जो टेंशन थी वो बढ़ते चले गए, यानी कि ऐसे समूह जिनको लगता है कि हमें डर है, तो अमेरिका के अंदर उनका तनाव बढ़ गया। इन हमलों से नस्लीय और धार्मिक तनाव में भी वृद्धि हुई। विशेष रूप से अमेरिका मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो गया इसी टाइम से। एंड 8th पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव, यानी कि 9/11 की घटना के बाद कई चेंजेस किए गए, जैसे कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद की जो भावना है, मानवाधिकार की जो भावना है, इसके ऊपर बहस छिड़ गई। अलग अलग देशों से जो बिलोंग करते थे वो इसके अंदर मारे गए थे। तो 9/11 की घटना ने पूरी दुनिया के ऊपर से विश्वास उठा दिया। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद किसी के अपने सगे नहीं होते। अगर आज आपका साथ दे रहे हैं तो कल आपको ही उड़ा देंगे, किसी को कुछ नहीं पता। अब एंड में हम समझते हैं अपने शॉर्ट नोट को। शॉर्ट नोट्स में थोड़े 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे। इनमें से पहला ऑप्शन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, दैट मीन्स इंटरनेशनल माइग्रेशन। माइग्रेशन किस वजह से होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है जब हम अपने देश को छोड़कर किसी और देश में चले जाए बसने के लिए या रहने के लिए। और ऐसा हम किस लिए करते हैं? इसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे हमारे अपने ही देश में हमें सताया जा रहा हो, पॉलिटिकल रूप से हमारे राज्य, हमारे देश की सरकार के द्वारा, इकोनॉमिक रूप से हमारे देश में रोजगारी ना हो तो हम कमाने किसी और देश में चले जाते हैं, धार्मिक रूप से धर्म के नाम पे कट्टरता हमारे देश के अंदर हो तो जाहिर सी बात है देश छोड़कर हम किसी और देश में चले जाएंगे। तो माइग्रेशन होना आम बात हो गई आज, और कई मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है। जैसे सीरिया में गहरा युद्ध हुआ 2011 के अंदर, तो सीरिया के लोग छोड़कर आसपास के देश में चले गए, जॉर्डन में चले गए, तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाके बस जाना, तो ऐसी घटना आम हो गई। कोविड-19 के टाइम भी ऐसा ही हुआ, कई बार ऐसा होता है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर, अपने एजुकेशन या रिसर्च वर्क को देख के, एंड अपने देश के अंदर कोई स्ट्रगल हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चाहे रिलीजन्स के नाम पे हो या ह्यूमन राइट्स को लेकर हो, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी लोग देश को छोड़ देते हैं। बाकी इन्वायरमेंट भी एक इशू बन जाता है। अगर अपने ही देश के अंदर इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है कि रहना मुश्किल हो गया है, तो इस वजह से भी माइग्रेशन होना आम बात हो गई है। मेनली जो टाइप्स है माइग्रेशन के दोस्त, वो है प्लेस वेस्ट, वो है रीजन वेस्ट। प्लेस वेस्ट में क्या है दोस्त, या तो माइग्रेशन देश के अंदर हुआ हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, या देश के वो बाहर, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन, दोस्त एक देश से किसी दूसरे देश के अंदर, ठीक है। लेकिन इंटरनल में क्या है कि भारत के दोस्त मान लो यूपी से कोई बिहार चला जाए, है ना दोस्त, दिल्ली से कोई बिहार चला जाए, तो ऐसा माइग्रेशन लॉकडाउन में देखा था हमने, माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा था। दिल्ली के दोस्तों सारे मजदूर जो हो रहे थे वो बिहार जा रहे थे, भाई यहाँ पे कैसे रह पाते, तो ये इंटरनल माइग्रेशन हो गया। अगर एक्सटर्नल माइग्रेशन की बात करें, यानी कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, वो दोस्त अगर कोई भारत से कोई अमेरिका चला जाए, या दोस्तों कोई ब्रिटेन से फ्रांस चला जाए, यानी कि देश से देश होना, उसको कहते हैं इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगर देश के अंदर हो रहा है उसको कहते हैं आंतरिक प्रवास, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, ये हो गया प्लेस वेस्ट। तो कोस्ट वेस्ट क्या है, यानी कि कारण क्या होता है मेन, तो पहला होता है दोस्तों पुल फैक्टर। पुल मतलब मेनली दोस्त जब कोई एक इंसान प्रवास इस चीज़ को देख के करता है कि वहाँ पे मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी जॉब मिल रही है दोस्तों, वहाँ पे अच्छा धंधा मिल रहा है, मेरी फैमिली अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे, तब वो इसको बोलते हैं पुल फैक्टर। इसको दोस्तों ये पुल फैक्टर होता है अपॉर्चुनिटी को देख के। एंड जो सेकंड इसका रीजन होता है वो होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब दोस्तों या तो देश में वॉर हो जाए, उस जगह पे वॉर हो जाए, बाढ़ भूकंप आ जाए, तो वहाँ से उनको उस जगह पे भागना पड़ता है, छोड़ कर जाना पड़ता है। तो ये मेन यहाँ पे रीजन प्रवास करने के। तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम दोस्तों आज बहुत ज़्यादा है, देखने को मिलती है देशों के अंदर। आज दोस्तों देखोगे अफगानिस्तान में अगर देखा जाए, वहाँ से भी दोस्त मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी देखा जाए तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्त इसका आर्थिक समस्या पहले दोस्त पैसे और काम, जॉब के धंधे के लिए दोस्त लोग प्रवासन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। सामाजिक यानी कि दोस्तों समाज के द्वारा सताया जाना, या तो जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, यानी कि अगर लगता है देशों को अंदर कि यहाँ पे बहुत जनसंख्या है, यहाँ पे बस जी घुट रहा है मेरा, यहाँ की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्त वो खाई जा रही है, यहाँ पे इस तरीके से जीना के मतलब कह सकते हो कि मतलब कि एक आज लोग इंडिया से भी आज लोग कहाँ पे दोस्त, मान लो यूक्रेन जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं दोस्त। ऑस्ट्रेलिया में हमसे बहुत बड़ा है वो, और उसकी पॉपुलेशन देख लो भाई कितनी कम। तो ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं, तो एक जनसंख्या भी यहाँ पे मैटर करता है। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक पे।
वर्ल्ड बैंक पे भी आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या होता है और इसका क्या काम है। देखो, वर्ल्ड बैंक का मतलब ही होता है एक ऐसा बैंक जो पूरी दुनिया का बैंक है। जैसे हमारे देश में बैंक होता है हमारे देश के लिए, ऐसी पूरी दुनिया के लिए बैंक है विश्व बैंक, जो कि यूएनओ का ही एक एजेंसी है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, विश्व बैंक के अंदर इस टाइम पे 187 मेंबर्स हैं और ये 187 मेंबर मिलके आपस में यूएनओ में फंड करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है इसके 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक को बनाया ही इसलिए गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ताकि विकासशील देशों की जो गरीबी है उसको कम किया जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। और अगर कंट्री को लगता है कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर अपनी तकनीकी और आर्थिक विकास को बढ़ा सके। तो ये अनुदान देता है, डेट मींस ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, लोन देता है और टेक्नोलॉजिकल रूप से ये हेल्प देता है कंट्रीज को। वर्ल्ड बैंक की 2 इंस्टीट्यूशन है, यानी 2 पार्ट्स है इसके अंदर, 2 संस्थाएं हैं। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IVRD। इसका काम होता है ऐसे काम के लिए पैसा देना जिसमें बिजली, सड़क, पानी, जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन हो सके, देश का डेवलपमेंट हो सके, इस काम के लिए पैसा देता है ये। एंड दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA क्या करता है, ओवरऑल देश के विकास, जैसे कोई पुल बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, तो ऐसे चीज़ों के लिए भी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा सकता है। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन DC में है, अमेरिका के अंदर। हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही है, ये फाइनेंशियल हेल्प देता है। अगर किसी भी देश को गरीबी के कारण आर्थिक विकास करना है, गरीबी दूर करना है, लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड इसको सुधारना है, ये सड़क, पानी, बिजली, जो छोटे मोटे चीज़ें हो गए, इन सब के लिए भी देशों को लोन प्रोवाइड करता है। बट उसके बदले में ये इंटरेस्ट भी लेता है और जो शर्तें हैं वर्ल्ड बैंक की वो माननी पड़ती है और इसके लिए अलग अलग शर्त बना दिए जाते हैं उन देशों के लिए जो लोन ले रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, अनुसंधान और विश्लेषण करना। विश्व बैंक क्या करता है कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को पहले रिसर्च करता है, उनकी पहचान करता है और उसके बाद देशों को सिफारिश करता है कि आपके देश के अंदर ये कमियां हैं, आप इसको सुधार कर, इसमें रिफॉर्म कर किसी पॉलिसीज के अंदर जो कमी लगती है वर्ल्ड बैंक को, आप तरक्की कर सकते हो। तो ये देशों को सजेशन भी देता है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने भारत के GDP को लेकर अनुमान लगाया कि भारत की जो GDP है वो 8% से बढ़ेगी या 9% से बढ़ेगी। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा अलग अलग टाइम पे अनुमान लगाया जाता है और कहीं ना कहीं इसको हम पूरा भी करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, तकनीकी सहायता की पेशकश। जैसे कि कोई भी पॉलिसीज बनानी है या किसी भी तरीके से कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है तो तकनीकी सहायता के लिए भी ये हेल्प करता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, निजी क्षेत्र के विकास का ये समर्थन करता है। ये कहता है कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट करो। जाहिर सी बात है, अल्टीमेटली वेस्टर्न कंट्री का ही कंट्रोल है इन सब के ऊपर और वेस्टर्न कंट्री की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना। और इसलिए ये कहता है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दो, सरकार के पास मिनिमम इंडस्ट्रीज हो, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वो अपने आप ही सब कुछ देख लेंगे। इसमें वित्तीय जोखिम सरकार के पास ना होकर प्राइवेट सेक्टर के पास होगी और प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की सहायता से वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले सकती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का माहौल तभी बनेगा जब सरकार प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेगी। तो दुनिया भर की कंपनी एक देश के अंदर आके पैसा लगा सकती है। इसलिए ये सरकार पे दबाव बनाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर को अपनाया जाए। और इसलिए WTO भी यही करता है और वर्ल्ड बैंक भी यही करता है और IMF भी यही करता है। इन तीनों संगठनों के द्वारा एक देश की सोवरेनिटी के साथ खेला जाता है, ये कहकर कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो। एक देश का जो डिसीजन है वो देश खुद लेगा अपने जनता के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बट कहीं ना कहीं इन एजेंसीज का भी काफ़ी प्रेशर होता है। फिफ्थ पॉइंट का है ज्ञान और सूचना का प्रचार करना। ये क्या करता है कि अलग अलग देशों को ज्ञान और सूचना प्रोवाइड करता है और अलग अलग सेंटर में या अलग अलग चीज़ों को रिसर्च कर देशों की ये हेल्प करता है ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। सिक्स पॉइंट क्या है, वैश्विक पहलुओं का समर्थन करना। यानी कि ये ग्लोबल इनिशिएटिव, जैसे कि मान लो विश्व बैंक गरीबी को कम करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अलग अलग टाइम पे ये प्रोग्राम चलाता है और उस प्रोग्राम्स के अंदर दुनिया भर के लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए ये इनिशिएट दैट मीन्स प्रमोट करता है, एनकरेज करता है। एंड सेवन पॉइंट का है IVRD द्वारा आर्थिक विकास। देखो, IVRD के द्वारा रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो अलग अलग देश पूंजी ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। कुल मिलाकर विश्व बैंक दुनिया भर के अंदर सभी देशों को आर्थिक विकास करने के लिए और अपने देश के अंदर गरीबी कम करने के लिए पैसा देता है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF में यही डिफरेंस है। बट वर्ल्ड बैंक आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गरीबी कम से कम करने के लिए देशों को लोन प्रोवाइड करता है। इसके बाद है सदस्य राष्ट्रों के निर्माण एवं आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना, ये हमने देख लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। और 9th पॉइंट में बताया गया विदेशी पूंजी के विनियोग में सुविधाएं देना। यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अगर कोई इन्वेस्टर्स है, दैट मीन जो निवेश करने वाला है अन्य देशों के अंदर जाकर, तो ऐसे लोगों को ये प्रमोट करता है कि हाँ बिल्कुल जाइए। अगर एक मान लो कंट्री A है और कंट्री A का कोई इन्वेस्टर है, ये जाना चाहता है कंट्री B के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक ऐसे लोगों को प्रमोट करता है
कि बिल्कुल आप इस कंट्री में जा सकते हो, ये कंट्री पूरा सेफ है और आप जो पैसा इस कंट्री में लगाओगे उस पैसे की हम पूरी गारंटी लेते हैं, आपका पैसा नहीं डूबेगा। वर्ल्ड बैंक ऐसा इसलिए प्रमोट कर रहा होता है क्योंकि जब भी ऐसे बिजनेसमैन किसी और कंट्री में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज लगती है और वर्ल्ड बैंक का इससे फायदा होता है कि वर्ल्ड बैंक वो उनको लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट वर्ल्ड बैंक को मिल रहा होता है और इससे प्राइवेट सेक्टर और खुला व्यापार जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी है वर्ल्ड बैंक WTO की, इसको भी प्रमोशन मिलता है, यानी इसको भी प्रमोट किया जाता है। तो इसलिए ऐसा भी किया जाता है। एंड 10th पॉइंट क्या है, दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए व्यापार किया जा सके, ऐसे चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। 11th पॉइंट है युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलना। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जिस तरीके से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक को इसलिए ही बनाया गया ताकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर लोगों की हेल्प कर सके, देशों की सहायता कर सके। इसलिए ये अगर युद्ध काल में जो भी नुकसान हुआ है इसको शांति काल में बदलकर ये देशों की हेल्प करता है। नेक्स्ट इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। आलोचना में सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का काफी प्रभुत्व हेजेमनी है, क्योंकि ये इसके अंदर फंड भी करते हैं। वर्ल्ड बैंक के पास अपना कोई पैसा तो है नहीं, जो फंड मिलता है मेंबर से उसी के सहारे दुनिया के देशों को हेल्प देता है और उनसे इंटरेस्ट लेता है। जाहिर सी बात है वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कर रहे होते हैं, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। बाकी क्लाइमेट चेंज को लेकर और गरीबी कम करने को लेकर या हेल्थ या अलग अलग चीज़ को लेकर जो ये प्रोजेक्ट देता है देशों को, तो ये हेल्प के नाम पे देशों को मजबूर भी करता है कि पॉलिसीज ये ऐसी बनाए जैसा वर्ल्ड बैंक चाहे, WTO चाहे, UNO चाहे। तो ये कहीं ना कहीं उन देशों के सामने शर्त रख देते हैं जिनको ये लोन दे रहे होते हैं। तो इसलिए एक देश की जो सोवरेनिटी है वो खतरे में आ जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म। अब आतंकवाद का क्या मतलब होता है और आतंकवाद क्या करता है और आतंकवाद के क्या कारण है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड टेरेरे और डिटेरे से बना है, यानी कि इन दोनों वर्ड से लिया गया है इसे। देखो जहाँ पे टेरेरे का मतलब होता है कांपना और डिटेरे का मतलब होता है डरना। तो आतंकवाद को एक राज्य या सरकार के कानूनी अधिकार को कमजोर करने वाली हिंसक रणनीति के व्यवस्थित उपयोग के माध्यम से एक्सेप्ट किया जाता है और इनका ऑब्जेक्टिव होता है दुनिया भर के अंदर आतंक फैलाना और सरकार से अपनी बातों को मनवाना, सरकार को झुकाना। और इसके लिए ये प्लेन को हाईजैक करते हैं, लोगों को किडनैप कर लेते हैं ताकि सरकार को ब्लैकमेल किया जा सके। और आतंकवाद की घटना के रूप में 9/11 ऐसी घटना है जो इंटरनेशनल रूप से सबसे भयंकर घटना मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किसे कहते हैं? इंटरनेशनल टेररिज्म। देखो जब आतंकवाद का प्रसार एक देश से अधिक देशों में फैल जाता है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे इंटरनेशनल टेररिज्म है जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि ISIS हो गया, जैसे कि ISIS हो गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब इसका काम क्या होता है कि दुनिया भर के अंदर आतंक फैलाना, अब मजहब के नाम पे भी, और लोगों को इस तरीके से डराना जिससे कि इसका आतंक कायम रहे। तो आतंकवाद के मेन जो काम होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है वो है नागरिकों को नुकसान पहुंचाना, डर पैदा करना, तभी इनका बिजनेस चलेगा। और डर और घबराहट पैदा करके ये लोगों से और सरकार से अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इसके लिए आतंकवाद क्या करते हैं? बम विस्फोट करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, मर्डर करते हैं और साइबर हमले करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जो नेचर है वो तो हमने देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं इसके कितने प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इंटरनेशनल जो टेररिज्म है इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है धार्मिक आतंकवाद यानी कि रिलीजियस टेररिज्म। एक धार्मिक विचारधारा के नाम से जो चलाया जाता है, यानी कि एक धर्म के नाम पर जो आतंकवाद चलाया जाता है, आतंक फैलाया जाता है और उस धर्म को डोमिनेंस किया और उस धर्म को पूरी दुनिया में डोमिनेंस करने के लिए धार्मिक आतंकवाद फैलाया जाता है, जिसको रिलीजियस टेररिज्म कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? राज्य प्रायोजित आतंकवाद, यानी कि राज्यों के द्वारा भी प्रमोट किया जाता है राजनीतिक फायदे के लिए और ऐसे हमले करवाए जाते हैं जैसे कि लोगों की जो सिंपैथी है वो प्राप्त किया जा सके। तो राज्य भी कई बार आतंकवादियों को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। अक्सर पाकिस्तान पर यह आरोप लगता आया है। थर्ड पॉइंट क्या है? वामपंथी आतंकवाद यानी कि लेफ्ट विंग टेररिज्म। अब ये क्या करते हैं? इस प्रकार का आतंकवाद वामपंथी या मार्क्सवादी जो विचारधारा है इससे प्रभावित होते हैं, इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना। जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको उखाड़ फेंकना और सोशल जस्टिस के नाम पर लोगों को इस तरीके से बहकाना, फुसलाना जिससे कि उनकी पॉलिटिक्स चल सके। यानी कह सकते हो कि ये आज यानी मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिक्स यानी कि मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, ये उससे खुश नहीं होते और ये इसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अब इसके लिए खून खराबा करते हैं ये और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात करते हैं, बट तरीका गलत है। सोशल जस्टिस खून खराबे करने से नहीं आती, जो कि आतंकवाद का रूप धारण कर लेती है। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या है? दक्षिणपंथी आतंकवाद। अब राइट विंग टेररिज्म कहा जाता है इसको। अब ये क्या करते हैं? अक्सर अपनी नस्लीय या जातीय पहचान को बढ़ावा देने, अपनी संस्कृति या मूल्यों
के लिए विरोध करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनका जो भी पहचान है या स्पेशल इनका कोई धर्म है या अपनी जो कल्चर है, ये इसी को प्रमोट करते हैं और अपनी कल्चर के सामने किसी की नहीं सुनते। कह सकते हो ये दक्षिणपंथी आतंक का रूप ले लेते हैं। ये अपने कल्चर और अपनी पहचान को इतना प्रमोट करते हैं कि उसके सामने किसी और के चलने नहीं देते। जो भी आता है तो यहीं से मारकाट स्टार्ट होता है। अगर हम अपने आप को सुप्रीम कहने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरा भी कहेगा, यहीं से मारकाट हो। बल्कि बैलेंस बनाकर चलना होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है? वैश्विक आतंकवाद। वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका संबंध किसी एक देश से ना होकर दुनिया के सभी देशों से है, क्योंकि उन्होंने एक देश पे नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज पे उन्होंने हमले किए हुए हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 की घटना के दौरान अटैक किया गया अमेरिका के अंदर, तो ये बहुत दिल दहला देने वाला घटना था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण क्या है? सबसे पहले घरेलू अस्थिरता। जो कई बार एक देश के अंदर जब डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी होती है तो उस देश का फायदा उठाया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। कैसे? अगर उस देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है तो उन लोगों को, जैसे को मान लो कोई गरीब है या उस देश के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं है, लोग अपने घर में ही खुश यानी अपने देश से ही खुश नहीं है, तो अपने देश के खिलाफ उनको भड़काया जाता है और आतंकवादी समूह के द्वारा उन लोगों को अपने गैंग के अंदर भर्ती करवा ली जाती है और बहुत आसानी से ऐसा करते हैं वो, और उनका ब्रेन वॉश करके अपने देश के खिलाफ ही उनको तैयार कर दिया जाता है और ये आतंकवाद मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उनको अब उनके मन में बिल्कुल डर नहीं होता कि उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या होगा, बस वो मारने मरने के लिए रेडी रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? विफल राज्य। अब ऐसे कई देश है जो अपने देश को वो सारी चीजें नहीं दे पाते, तो उस देश के लोगों को अब ये लगता है कि इस देश के अंदर मेरा भला नहीं होने वाला, इसलिए वो अलग अलग आतंकवादी ग्रुपों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के द्वारा ऐसे लोगों को भड़काना, फुसलाना बहुत आसान हो जाता है। देखो, वैचारिक कार्य के द्वारा भी काफी आतंकवादियों को प्रमोट किया जाता है, यानी कि एक विचारधारा के द्वारा, जैसे एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के द्वारा भी इसको प्रमोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अलकायदा का जो ग्रुप है या ISIS का जो ग्रुप है, ये पूरा जो समूह है ये इस्लाम की एक कट्टरपंथी व्याख्या करती है ये, और कहीं ना कहीं दुनिया भर के अंदर इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए ये इस्लाम के नाम पे या धर्म के नाम पे आतंक फैलाते हैं, जो कि एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर है टेररिज्म का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक। अब ये क्या करते हैं? लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। आतंक इस तरीके से फैलाया जाता है कि लोगों के मन में, उनके अंदर इस तरीके से भड़ास या नफरत पैदा कर दी जाती है जिससे कि उनको ये लगे कि अब यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, और वो हिंसा पे उतारू आ जाते हैं, उनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और अक्सर ऐसी घटना भारत के अंदर भी देखी जाती है, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पे ऐसा हो जाता है। बट आजकल तो एजुकेटेड लोग भी आतंकवादी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और ये घटना आम हो चुकी है, और इसके लिए एक देश नहीं, दुनिया के सभी देशों को आगे आना होगा, तभी जाके आतंकवादी से निपटा जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मानव सुरक्षा, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी। देखो, मानव सुरक्षा आज एक पेचीदा मुद्दा है। आज के टाइम पे जब इन्वायरमेंट का इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, टेररिज्म इतना बड़ा मुद्दा हो गया, गृह युद्ध हो गया, महामारी हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, तो इन सब चीज़ों से लोगों को बचाना ही ह्यूमन सिक्योरिटी या मानव सुरक्षा कहलाता है। ऐसी कई बीमारियां जैसे कोविड-19 हो गया, जीका वायरस हो गया, एबोला वायरस हो गया, टाइम टू टाइम नई बीमारियां भी तो आती रहती है भाई। तो ऐसी बीमारियों से ही लोगों की सुरक्षा करना, और साथ ही कुछ सुरक्षा के तत्व एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, एक एक करके वो सारे पॉइंट्स बताता हूँ आपको मैं। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा, यानी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी लोगों के पास होनी चाहिए। अगर हमारे ही देश के अंदर लोगों के पास जीवन यापन करने का साधन नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, बेरोजगार लोग होंगे, तो इनकम का सोर्स नहीं होगा। इससे क्या होगा कि समाज के अंदर खतरा बढ़ेगा, वही लोग चोरी डकैती करने लग जाएंगे, तो सोसाइटी में सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे लोगों को जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना चाहिए देश के अंदर, फूड सिक्योरिटी होना चाहिए ताकि लोगों को खाने तक का साधन मिले। ऐसा नहीं है कि लोग भूख के मारे मरे, कुपोषण के शिकार हो जाए, लोगों को फूड भी अवेलेबल ना हो एंड 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक फूड सिक्योरिटी होना देश में जरूरी है। एंड हेल्थ सिक्योरिटी, देश के अंदर हेल्थ का सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। बीमारी को रोकथाम के लिए देश के अंदर हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, अगर कभी भी कोई अनसर्टेनिटी का माहौल आ जाए तो उससे निपटा जा सके। जैसे कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ कि हॉस्पिटल में बेड भी कम पड़ गए थे, वैक्सीन नहीं थी, बट उससे निपटा गया। लेकिन अगर अचानक से ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे निपटने के लिए हमें अपना हेल्थ सिस्टम ठीक करना होगा, जिससे कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा यानी कि उसको सिक्योरिटी दी जा सके। एंड फोर्थ पॉइंट है पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। ये जरूरी है। आज जैसे जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, प्राकृतिक रूप से डिजास्टर आ रहे हैं, बाढ़ भूकंप आ रही है, क्लाइमेट चेंज, पेड़ों की कटाई, पीने लायक पानी की कमी, इन सभी की वजह से इंसान को जो खतरा पैदा हो रहा है, इससे निपटना भी बहुत जरूरी है। एंड सामुदायिक सुरक्षा, कई बार एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरे कम्युनिटी के अंदर भड़ास निकालने के लिए भी सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है, इससे बचना भी जरूरी है। राजनीतिक सुरक्षा भी लोगों को चाहिए। एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर भी जैसे भ्रष्टाचार हो गया, सिविल राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर जो मुद्दे उठते रहते हैं, ये भी जरूरी है कि लोगों को पॉलिटिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। और साइबर सुरक्षा, जो कि बहुत जरूरी है। आजकल चोरी की पहचान करना बहुत दिक्कत हो गई है, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन तरीके चोरी भी कर रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, आप सबके अकाउंट्स तक हैक कर लिए जाते हैं। डिजिटल सुरक्षा बहुत जरूरी हो गया, आपका डेटा सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। आजकल डेटा चोरी करके बेच दिया जाता है, जिसका मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए मानव सुरक्षा के लिए ये चीज़ जरूरी है कि इन सभी चीज़ से निपटा जाए।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें इन सारे पॉइंट्स को आपको बनाकर लिख देना है। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ डाला तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और वही फॉर्मेट आपको बताया गया है नोट्स के अंदर, जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिख कर आना है। फोर्थ सेमेस्टर है, आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। उस नोट्स के लिंक पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इधर हिंदी में और इधर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स दिया गया है। आपको जो भी नोट्स चाहिए, जैसे मान लो आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स का नोट चाहिए, सिंपल इस पर क्लिक करो, बाय नाउ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो। इस नोट्स के अंदर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए उनके आंसर इस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं जैसे आपको एग्जाम में लिख कर आना है। और पढ़ने में इतना आसान है कि एग्जाम्स में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा और ना ही आप भूलोगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इस नोट्स में आंसर दिया गया है। आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा सभी तक पहुंचे। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगा। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।